गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और एम्स नॉर्सेट 6.0 की जो क्लासेस हमारी रेगुलर है, सीक्वेंसेस को आज अपन कैरी करते हैं। प्रीवियस सेशंस में क्वेश्चंस आपके लिए रखा गया था। क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज की सीरीज में आपके लिए बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस भी हैं और ऑलमोस्ट ज़्यादातर साइकेट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने आज के सेशंस में रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। आज और इसी के साथ साथ मैं जैसे हर सेशन में कहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स रेगुलर पेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एवरी नाइट 9 बजे जो है सेशंस किए जाते हैं। तो वहाँ पे आप क्विज अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वैकेंसीज की डिटेल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट वहीं पे शेयर की जाती है। ठीक है। आज के सेशंस का हमारा जो क्वेश्चंस था कि प्रीवियस सेशन में हमने रखा गया था, और वो क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उससे साथ साथ फिर हम आगे बढ़ते हुए देखते हुए चले। तो देखिए, ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फिजिशियन डिसाइड टू प्रेस्क्राइब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था जो आपके पिछले जो सेशंस में मैंने रखा था, और वो इसीलिए रखा था ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें। फिजिशियन डिसाइड टू प्रेस्क्राइब बोथ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, for a newly diagnosed 8-year-old diabetic client, an example for a short-acting insulin is। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कैंडिडेट नॉर्सेट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंडोक्राइन में भी खासकर आपको डीएम तो पढ़ के ही जाना है। डायबिटीज मेलाइटस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर सेशंस में पूछे गए हैं। और ये जो डिजीज पोर्शन है यहाँ से काफ़ी केसेस में क्वेश्चंस निकलते हैं, भले ही 1, 2 या 3 क्वेश्चंस एवरेज, बट पूछे जरूर। सवाल यह है, यहाँ पे एक 8 साल का बच्चा है जिसको शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो प्रेस्क्राइब की जाए। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले मैं आज आपका इंसुलिन का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो अपन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्लियर। इंसुलिन से रिलेटेड सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं जब उठा रहा हूँ, ये है आपकी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ओके, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की मतलब हो गया कि जो इंसुलिन क्विकली एक्ट करे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑनसेट की। ऑनसेट इसका कितना ड्यूरेशन रहता है, फिर इसका पीक कितना रहने वाला है, और टोटल इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन इसके इफेक्ट का कितना रहने वाला है वो बात करेंगे, और आप इसे कब देंगे। ठीक है, कब देना चाहिए, गिव या गिवन, कब देना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रैपिड एक्टिंग की जैसे मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑनसेट की बात करें तो ऑनसेट देखिए इसके नाम में लिखा हुआ है रैपिड, तो आपको हमेशा याद रखना है इसका जो एक्शन होने वाला है ऑनसेट कितना रहेगा, 15 to 30 मिनट। ओके, 15 से 30 मिनट में इसका एक्ट जो है चालू हो जाता है। पीक की मैं बात करूं तो 1 to 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स इसका पीक टाइम रहेगा जो रहने वाला है। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन की बात करें, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो 4 to 6 आवर्स जो है वो इसका टोटल ड्यूरेशन रहता है। समझ में आ रहा है आपके। रैपिड एक्टिंग की मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो रैपिड एक्टिंग का मतलब है ऐसा इंसुलिन जो तुरंत एक्ट करे, यानी 15 से 30 मिनट ये ऑनसेट का टाइम ले रहा है। पीक इसका रहेगा 1 से 2 घंटे तक, और टोटल ड्यूरेशन इसका 4 to 6 आवर्स रहने वाला है। ठीक है, गिवन टाइम इसका है, आप 0 से लेके 15 मिनट बिफोर आप इसको दे सकते हैं, बिफोर द मील। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 0 से 15 मिनट बिफोर आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जैसे रैपिड एक्टिंग, जैसे आपसे एग्जांपल का क्वेश्चन पूछा है, तो रैपिड एक्टिंग के एग्जांपल की मैं बात करूं, ठीक है, रैपिड एक्टिंग के एग्जांपल की मैं बात करूं तो कौन कौन से जो इंसुलिन है जो रैपिड एक्टिंग में आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे लिस्प्रो, जैसे लिस्प्रो याद रखना है आपको। लिस्प्रो जो है
लिस्प्रो, ओके, लिस्प्रो, ठीक है। लिस्प्रो को हम किस नाम से जानते हैं? हुमिलो, किस नाम से जानते हैं? हुमिलो इंसुलिन, ओके। इसके अलावा एस्पारेट, एस्पारेट को किस नाम से जानते हैं? नोवोलो, ल्यूली, एपिड्रा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के। क्लियर हो गया? इसके बाद बात करते हैं, सेकंड है आपका शॉर्ट एक्टिंग, सेकंड है आपका शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का आपको सभी को एग्जाम्पल पता होगा, रेगुलर इंसुलिन के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है, रेगुलर इंसुलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें, शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग में देखिए, शॉर्ट एक्टिंग का मतलब जिसका एक्ट जो है वो शॉर्ट रहता है या शॉर्ट टाइम रहता है। तो ऑनसेट की जैसे मैं बात करूं, तो ऑनसेट इसका रहने वाला है 30 मिनट से लेके 1 आवर तक, ठीक है, 30 मिनट से लेके 1 आवर तक इसका ऑनसेट रहेगा। क्लियर हो गया? जबकि रैपिड एक्टिंग का कितना है? 15 से 30 मिनट है, ठीक है। पीक की बात करें तो पीक का जो रहने वाला है लेवल आपका, तो इसका पीक जो रहेगा वो रहेगा 2 to 4 आवर्स तक, 2 to 4 आवर्स तक का, ठीक है। टोटल ड्यूरेशंस की मैं बात करूं, टोटल ड्यूरेशंस की मैं बात करूं तो 6 to 8 आवर्स जो है वो इसका टोटल ड्यूरेशन रहता है। 6 to 8 आवर्स जो है वो आपके जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, रेगुलर जिसको बोलते हैं अपन, इसका टोटल ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो रहेगा 6 to 8 आवर्स तक का। क्लियर? और इसको आप दे कब सकते हैं? गिवन टाइम इसका क्या रहने वाला है? तो गिवन टाइम इसका आपका रहेगा 30 मिनट पहले, ठीक है। रैपिड एक्टिंग का कितना है? 0 से लेके 15 मिनट से पहले आपको देना है खाने से, और इसका रहता है 30 मिनट बिफोर, 30 मिनट बिफोर मील, ओके। क्लियर? दो इंसुलिन आपकी क्लियर हो गई। थर्ड इंसुलिन की बात करते हैं, वो है आपकी इंटरमीडिएट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इसका एग्जांपल कौन है? एनपीएच, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑनसेट की, ठीक है। ऑनसेट इसका क्या रहेगा, पीक क्या रहने वाला है, और टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये सब चीज़ें अपन देख लेते हैं। ऑनसेट की बात करें तो ऑनसेट इसका रहने वाला है आपका 2 to 4 आवर, ठीक है। इंटरमीडिएट जो इंसुलिन है इसका ऑनसेट टाइमिंग कितना रहेगा? 2 to 4 आवर्स का रहने वाला है। पीक की बात करें तो पीक इसका जो लेवल रहता है वो रहता है 8 से 10 घंटे के लिए, ठीक है। और टोटल ड्यूरेशंस की मैं बात करूं तो टोटल ड्यूरेशंस इसका रहता है 14 से लेके 20 आवर्स तक, ठीक है। और इसकी यहाँ आपको याद रखना है, मील के साथ इसकी कोई नीड नहीं होती, ठीक है, खाने के साथ इसकी कोई नीड नहीं होती है। तो इंटरमीडिएट में आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है? तो ऑनसेट पे पूछा जा सकता है, एक पीक पे पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर ज़्यादातर इसका क्वेश्चन बनता है कि ये जब मिक्सिंग की जाती है किसी भी इंसुलिन के साथ, तो कब इसको मिक्स करना चाहिए, और अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो किस तरह से मिक्स इसको करते हैं। ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, जो ज़्यादातर हिट क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट के बाद में बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट जो इंसुलिन है वो है लॉन्ग एक्टिंग। कौन सी है? लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, लार्जिन जिसको अपन नाम से जानते हैं, लेंटे नाम से जानते हैं, लेंटे के नाम से, लार्जिन जिसको, ये किस में आती है आपकी? ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में काउंट होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब इसकी बात करें लॉन्ग एक्टिंग, अब देखिए नाम में ही लिखा हुआ है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है इसका जो समय है, ड्यूरेशन है, वो लंबे समय तक रहने वाला है। तो ऑनसेट की बात करें तो ऑनसेट इसका 1 to 2 आवर्स रहने वाला है, ठीक है, 1 to 2 आवर्स रहेगा। और इसका मैक्सिमम जो अफेक्ट है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम जो अफेक्ट है वो कितने समय तक रहेगा। देखिए नाम में लिखा हुआ है लॉन्ग एक्टिंग, जिसका एक्ट लंबे समय तक चलने वाला हो। ऑनसेट तो इसका कितना रहेगा? 1 to 2 आवर्स रहने वाला है, बट इसका जो लॉन्ग एक्ट है वो कितने समय तक रहेगा?
तो आपको याद रखना है 20 से लेकर 24 आवर्स तक का इसका जो है वो ड्यूरेशन रहता है एक्शन का, ठीक है। और इसको भी मीट की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये लार्जिन जैसे मैंने लेंटे बोला, एक लेविमीर भी आती है, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हो गया, इंटरमीडिएट इंसुलिन हो गया, उसके बाद मैंने आपको दो पढ़ाई शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका टाइमिंग शेड्यूल यहाँ पे रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि नॉर्सेड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक तो वो टाइमिंग बेस पे पूछे जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि किसका कितना है, जिसका आपको नाम से ही पता रखना है, ठीक है। नाम से ही आपके क्लियर हो जाएगा, एक बार आप रीड मारेंगे तो नाम से आपके क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी। और दूसरा इनके एग्जाम्पल आप याद रखना। अब क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है आपसे, मान के चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान के चलिए कि आपके पास दो इंसुलिन है, एक इंसुलिन है एनपीएच जिसको अपन इंटरमीडिएट बोलते हैं, और एक इंसुलिन आपके पास रेगुलर, तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ओके। दोनों को आपको क्या करना है, मिक्स करना है। तो आप किस तरह से मिक्स करेंगे और किस तरह से आप इसको देने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है। और आपको पता है कि इंटरमीडिएट जो एक्टिंग इंसुलिन होती है उसको अपन कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। अभी किन किन के साथ मिक्स नहीं करते हैं वो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि किस वैक्सीन को किस इंसुलिन को एनपीएच के साथ मिक्स नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए अब सवाल क्या था, जैसे एनपीएच इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन अगर दोनों को मिक्स किया जाए, सबसे पहले दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दो क्वेश्चन आपके दिमाग में रखने चाहिए, एक तो बनेगा आपका क्वेश्चन एयर पे, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन बनता है ड्रॉप पे, दूसरा बनता है ड्रॉप पे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, एक एयर, आप एयर कितनी डालने वाले हैं, ठीक है, एयर डालेंगे, उसके बाद जब आप ड्रॉ कराएंगे तो इंसुलिन आपको कितना लेना है। तो सबसे पहले एयर किस में डाली जाती है, तो आपको याद रखना है एयर पे, अगर आपसे आपका एयर पे पॉइंट बने तो एयर किस में डाली जाती है, फर्स्टली एनपीएच वाली ऑयल में, ठीक है। और ड्रॉ अगर आपसे पूछे कि ड्रॉ किससे किया जाता है सबसे पहले, तो रेगुलर इंसुलिन से। एक चीज तो आपकी ये क्लियर, एयर सबसे पहले फिल करेंगे आप एनपीएच की वायल में, लेकिन ड्रॉ आपको करना है रेगुलर की वायल। सबसे पहले कौन सी ड्रॉ करते हैं, रेगुलर करते हैं, उसके बाद कौन सी करते हैं, एनपीएच करते हैं। आरएन आपको हमेशा याद रखना, रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स, जिसमें सबसे पहले आपको रेगुलर लेना है, उसके बाद आपको एनपीएच लेना है। सबसे पहले रेगुलर, उसके बाद एनपीएच। ड्रॉ करते समय जब अपन उसको ड्रॉ कर रहे हैं, एयर डालते समय आपको सबसे पहले एनपीएच में एयर डालनी है, उसके बाद आपको रेगुलर में डालनी है, ठीक है। अब कितनी एयर डालनी है, क्या डालनी है, वो मैं आपको बता सबसे पहले आपको करना क्या है कि रेगुलर जो इंसुलिन होती है ना, रेगुलर इंसुलिन पे हमेशा आपको याद रखना है, रेगुलर इंसुलिन को हमें क्या करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है, असेस करना होता है फॉर किसके लिए कि ये क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और एनपीएच के साथ सीन क्या होता है, मिक्स वेल, मिक्स वेल, ये आपको याद रखना है। एनपीएच इंसुलिन को हमेशा अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, वेल कर लेना चाहिए, दोनों पैरामीटर हो गए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर की। एयर हमें किस में डालनी होती है, एनपीएच में डालनी होती है, तो आपको याद रखना है कितनी यूनिट डालनी होती है, 20 यूनिट जो है वो एयर आप इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और रेगुलर की मैं बात करूं तो रेगुलर में कितनी करनी होती है, तो 10 करनी होती है, ठीक है। अब एयर आपने पुश कर दी, अब आपको करना क्या है, ड्रॉ किस में करना है, तो इसमें आप ड्रॉ करेंगे, कितनी ड्रॉ करेंगे, तो जितनी आपने एयर पुश करी है उतनी ही आप इसमें ड्रॉ करने वाले हैं इंसुलिन, और इसमें से कितनी करेंगे, 20 इंसुलिन, ठीक है। दोनों आपकी क्या हो जाएगी, और फिर आप क्या कर देंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है ड्रॉ कौन सा करना है, रेगुलर करना है, एयर कौन सा फिल, एयर किस में इंसर्ट करनी है, सबसे पहले एनपीएस में करना, क्लियर, ये हो गया। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो लेंटे है, ठीक है, लेंटे जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, लेंटे, ठीक है, लेंटे जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, इसके साथ कभी भी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स नहीं करना चाहिए, ये आपको याद रखना है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को इसके साथ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, जिसमें एग्जांपल क्या है कि रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। और लेंटे के साथ और कौन सी है, तो आपको याद रखना है फॉस्फोरस बफर्ड,
फॉस्फोरस बफर्ड जो इंसुलिन होती है, इसको भी हम क्या नहीं करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं, किसके साथ, लेंटे के साथ। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेंटे इंसुलिन के साथ शॉर्ट एक्टिंग और फॉस्फोरस बफर्ड जो इंसुलिन होती है, इसको हम क्या नहीं करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। और एनपीएच का जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हमें एयर इंसर्ट करनी होती है एनपीएच में और ड्रॉ करनी होती है रेगुलर। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का पूरा पैरामीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल, तो वो कौन सा रहने वाला है, आपका रहेगा नोवोलिन रेगुलर, ठीक है। ये आंसर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेल क्लाइंट इज कंसिडरिंग हैविंग एक मेल client is considering having laser abdominal surgery and ask the nurse if there is any advantage is having this type of surgery। एक मेल क्लाइंट है जिसको लेजर एब्डोमिनल सर्जरी क्या किया गया है, कंसिडर किया हुआ है। वो नर्स से पूछता है कि इसके क्या एडवांटेज होने वाला है इस टाइप के सर्जरी। तो नर्स जो है वो उसको रेस्पॉन्ड देती है किसके ऊपर, खुद के नॉलेज के ऊपर, कि लेजर सर्जरी जो है वो रूटीन सर्जरी से किस तरह से बेनिफिशियल होती है। बस इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हैज ए स्मॉलर पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन रेट देन रूटीन सर्जरी, will eliminate the need for pre-operative sedation, will result in less operating time, generally eliminates problem with complication, generally eliminate problem with complication, ठीक है। तो कौन सा आंसर जो है वो आपके लेजर एब्डोमिनल सर्जरी से रिलेटेड बेस्ट रेस्पॉन्स होगा, किसका द्वारा, नर्स के द्वारा, किसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं बात करूं आपके नीचे से क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हुए चलें अपन, तो जनरली इलिमिनेट प्रॉब्लम विथ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। जनरली ये जो है वो इलिमिनेट करती है प्रॉब्लम्स को विद कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो है आपका, तो इसमें आपको याद रखना है जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जनरली इलिमिनेट प्रॉब्लम विद कॉम्प्लिकेशंस, तो आपको याद रखना है कि हमें ऑब्जर्व तो करना ही होता है, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, कोई भी सर्जरी हो हमें पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उसको कॉम्प्लिकेशंस के लिए ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। लेस ऑपरेटिंग टाइम नहीं लगता है, जबकि कुछ लेजर सर्जरी में मोर ऑपरेटिंग टाइम भी लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, शूट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इलिमिनेट नीड ऑफ प्री ऑपरेटिव सेडेशंस, तो आपको याद रखना है भैया प्री ऑपरेटिव सेडेशंस तो आपको देना ही पड़ेगा, किसके लिए, रिडक्शन फॉर एंजाइटी के लिए, रिडक्शन फॉर एंजाइटी के लिए। तो प्री ऑपरेटिव सेडेशंस की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, ये आपको याद रखना है। फिर बोल रहा है ये हैज स्मॉलर पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस रेट देन रूटीन सर्जरी, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। रूटीन सर्जरी जब भी अपन कोई भी जो भी क्लाइंट या पेशेंट्स अगर करवाता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस या इन्फेक्शंस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू लेजर सर्जरी के। जैसे जैसे मान के चलिए आप आई की लेजर सर्जरी करवा रहे हैं तो आपको ड्राई आईज हो गया, ठीक है, ड्राई आईज देखने को मिल सकता है, एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्किन की अगर आप करवा रहे हैं तो स्किन में आपको रेसेस देखने को मिल सकते हैं, पेन देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल करवा रहे हैं तो आप शोल्डर पेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इफेक्ट्स जो हैं वो लेजर सर्जरी के जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, और वो भी रूटीन सर्जरी से। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो रूटीन सर्जरी से इसके जो इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो बहुत ही स्मॉलर रेट पे देखने को मिलेंगे, इसलिए लेजर सर्जरी जो है वो बेनिफिशियल है। ये आप इसको समझा रहे हैं, क्लाइंट को समझा रहे हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए क्या है। ए 42 year old client bipolar disoriented has hospitalized on inpatient psychiatric unit. She is dancing around, talking incessantly and singing। एक 42 साल का क्लाइंट जो साइकेट्रिक यूनिट में आया वो डांसिंग कर रहा है चारों तरफ, टॉकिंग भी वो उसका लेवल जो है टॉक का वो इनसेंसिटिव है, और सिंगिंग करते जा रहा है मच ऑफ टाइम,
क्लाइंट इज एनोरेक्सिक, और काफ़ी समय बाद में क्लाइंट हो जाता है एनोरेक्सिक्स। ईट्स वेरी लिटिल, बहुत कम खा रहा है, फ्रॉम हर ट्रे, खुद की ट्रे से, बिफोर सी इज अप, जब वो खड़ा हो जाता है, अबाउट अगेन, फिर कहता है द नर्स इंटरवेंशन वुड बी टू। अब आपको ये समझना है कि कोई क्लाइंट जो अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहा है एडमिट होने के बाद, डांस कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, और टॉकिंग भी उसकी इनसेंसिटिवली है, खाना भी कम खा रहा है क्योंकि वो ट्रे से बहुत कम ले रहा है, तो ऐसे क्लाइंट को आप किस तरह से इंटरवेंट कर पाएंगे? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो कन्फ्रंट करेंगे आप क्लाइंट को विद द फैक्ट, किसी फैक्ट के साथ, कि सी विल हैव टू ईट मोर फ्रॉम हर ट्रे सस्टेन हर, कि उसके ट्रे में जितना भी खाना है वो उसे खाए, ऐसा आप कन्फ्रंट करने वाला। ट्राई टू गेट द क्लाइंट टू फोकस हर ईटिंग बाय ऑफरिंग ए डिटेल डिस्कशन फॉर इम्पोर्टेंस फॉर न्यूट्रिशन। आप क्लाइंट से क्या ट्राई करेंगे डिस्कशन करने के ऊपर, किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आप? न्यूट्रिशन वैल्यूज पर और उसके खाने के ऊपर, ठीक है। Let her have snacks and drink anytime she wants them because she will not eat regular meal time। आप उसको स्नैक्स और ड्रिंक्स देंगे कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर टाइम पे खाना नहीं खा पा रहा है, रेगुलर मील टाइम को फॉलो नहीं कर पा रहा है। या फिर नॉट एक्सपेक्ट द क्लाइंट सिट डाउन फॉर कंप्लीट मील्स, कंप्लीट मील के लिए वो प्रॉपरली सिट डाउन नहीं हो पा रहा है। मॉनिटर इनटेक ऑफरिंग स्नैक्स एंड जूस फ्रिक्वेंटली, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है क्वेश्चन किस चीज़ का है। मैंने हमेशा आपको कहा है जब भी आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाए, आप पॉइंट, आपके कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, डांसिंग अराउंड कर रहा है वो, टॉकिंग उसकी इनसेंसिटिबल है, और सिंगिंग कर रहा है, ठीक है। मच ऑफ टाइम बाद में वो हो जाता है एनोरेक्सिक। उसके बाद में उसको खाना दिया गया, लेकिन उसने खाना क्या खाया? लिटिल खाया। इसका मतलब है कि क्लाइंट आपका किस चीज़ का है? मेनिया का है। किस चीज़ का है? मेनिया का। अब आपको मेनिया आते ही समझ जाना चाहिए क्लाइंट हाइपर एक्टिव होने वाला है, क्लाइंट हाइपर एक्टिव होने वाला है। और मेनिया के पेशेंट्स में आपको यूफोरिया, इलेशन, एक्टेसी, ये सब चीज़ें आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लाइंट एक जगह पे कभी भी नहीं रुकता है। आपको पता है जो बंदा या जो भी कैंडिडेट्स है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिवेटेड हो, फुल्ली एक्साइटेड हो, तो वो बंदा एक जगह रुक पाएगा? कभी नहीं रुक पाएगा। वो एक जगह रुक ही नहीं सकता है, तो खाना तो कहाँ से ही खा पाएगा वो? खाना कहाँ से ही खा पाएगा? नहीं खा पाएगा ना, नहीं खा पाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये क्लाइंट अब भूखा भी है, और इसके न्यूट्रिशंस वैल्यू को या इसके न्यूट्रिशंस लेवल को आपको करना है मेंटेन। तो आप किस तरह का फूड इसको प्रीफर करने वाले हैं? तो आपको याद रखना है, इसको हम फूड प्रीफर करते हैं फिंगर फूड। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पॉपुलर है। फिंगर फूड आप इसको प्रीफर करेंगे ताकि इसके हाथ में वो रहे, और ये जब इच्छा करे तब वो खाता रहे, ताकि इसकी भूख, एनोरेक्सी, और ये जो इनटेक है इसको आप मॉनिटर कर सके, न्यूट्रिशन लेवल को भी आप मॉनिटर कर सके, और जब जब आप इसको स्नैक्स वगैरह देते रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, आप कन्फ्रंट करने वाले हैं कि वो बैठ के खाना खाए अपनी ट्रे को में जितनी भी है, तो ये गलत है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट है मेनिक का, ठीक है, तो इनसाइड इसमें है नहीं, तो जजमेंट इसको मिलेगा कहाँ से? तो ये डिसीजन ही नहीं ले सकता, गलत आंसर है। ट्राई टू गेट फोकस, आप उससे ओपन डिस्कशन कर, कितना ही बड़ा डिस्कशन आप न्यूट्रिशन लेवल पे उसके सामने कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट किसमें है? साइकोटिक, साइकेट्रिक का प्रॉब्लम है, साइकोटिक इसको इशू है, मेनिया, ठीक है, जिसको अपन बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। माइनिया का पेशेंट्स क्या है? बिल्कुल नहीं खाने वाला है, क्योंकि वो एक जगह रुकेगा नहीं, और आप कितने ही उसको ज्ञान दीजिए, कोई लेना देना उसके साथ नहीं है। इसीलिए ऐसे क्लाइंट्स को हमें क्या देना होता है? स्नैक्स वगैरह दे सकते हो आप, फिंगर फूड्स दे सकते हो आप, ठीक है, जिसके साथ इसके साथ वो कैरी कर सके, और कैरी करते करते ये क्या कर सके? ईट कर सके। तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। फिर क्या कह रहे हैं? लेट हर हैव स्नैक्स एंड ड्रिंकिंग एनी टाइम शी वांट्स देम बिकॉज शी विल नॉट ईट एट रेगुलर मील टाइम, ठीक है। इससे बेस्ट ऑप्शन अपन देखते हैं, नॉट एक्सपेक्ट द क्लाइंट सिट डाउन, बिल्कुल सही बात है, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि क्लाइंट बैठ जाएगा, और कंप्लीट मील्स बिल्कुल सही है। तो मॉनिटर आप क्या करेंगे? इंटेक ऑफरिंग करेंगे उसको स्नैक्स और जूस फ्रिक्वेंटली लेवल पे, यानी आप फिंगर फूड उसको प्रीफर करने वाले हैं। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी रहेगा। मैनिक की डीओसी की बात करें, एंटी मैनिक ड्रग्स डीओसी की बात करें, तो कौन होती है? लिथियम, जिसको आपने पढ़ रखा है, ठीक है, लिथियम, ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपको यूफोरिया, लेशंस वगैरह, एक्टेसी, ये सब जो एक्सलेशन वगैरह, ये फीचर्स जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ हाइपर एक्टिव रहता है ये, ठीक है, खुद में इसको ग्रांडियोसिटी जैसा फील आ जाता है कि मैं ही हूँ बाकी सब कुछ नहीं है, समझ रहे हो? मैं ही हूँ बाकी कुछ नहीं है, रिबॉर्न जैसा इसमें फीचर्स आ जाते हैं, जैसे धरती पे इसने दोबारा जन्म ले लिया हो, ठीक है, सिकंदर जैसा।
तो वो जैसी फीलिंग्स इसके अंदर आने लग जाती है। तो ऐसा क्लाइंट आप सोच सकते हैं कि एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा तो खाना तो कहाँ से खा पाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको क्या रहने वाला है, डी। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है आपको। डिप्रेशन जस्ट इसका अपोजिट है, डिप्रेशन जस्ट इसका अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट अगर डिजीज से रिलेटेड कंप्लीट है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी कंफर्म। तो जितना कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर है उतना आप याद रखिए। तो क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन की हिम्मत नहीं है कि आपको काउंटर कर सके, आप उसको काउंटर जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असेसमेंट ऑफ सीवियर डिप्रेशन, क्लाइंट रिवील्स फीलिंग ऑफ होपलेस। ध्यान से पढ़िएगा, क्लाइंट अब की बार आपके पास डिप्रेशन का है, पहले मैनिक का है, अब डिप्रेशन का है। क्लाइंट को होपलेस हो रहा है, वर्थलेस हो रहा है, इनेबल फील प्लेजर, प्लेजर को बिल्कुल फील नहीं कर पा रहा है। स्लीप, साइकोमोटर, देखिए इनएबिलिटी टू फील प्लेजर और स्लीप दोनों को ही वो नहीं कर पा रहा है। साइकोमोटर एक्टिविटी भी उसकी कम है, न्यूट्रिशनल अल्टर हो चुका है, डिल्यूजन उसकी थिंकिंग है, ऑब्वियसली है। नेगेटिव व्यू है सेल्फ का, खुद के लिए उसका बहुत नेगेटिविटी है, फीलिंग्स ऑफ अबेंडनमेंट में, ठीक है। दीज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन अलर्ट द नर्स टू प्रायोरिटी प्रॉब्लम केयर बाय एड्रेसिंग विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम फर्स्ट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए आपके लिए, जो कि इतने एग्जाम्स में पूछा गया है, जहाँ तक लिमिट नहीं है। सीवियर डिप्रेशन का ये पेशेंट है, आपको पता है सीवियर डिप्रेशन क्लाइंट जब होते हैं, मैंने आपको प्रायर फीचर्स भी पढ़ाए थे पिछले सेशंस में। सीवियर डिप्रेशन के प्रायर फीचर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, फीलिंग्स ऑफ होपलेस, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, यानी उस क्लाइंट को जिंदगी से कोई भी होप नहीं बची है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्राइड फीचर्स है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक है। होपलेस, वर्थलेस, और फिर आ जाएगा फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, उसको मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, ऐसे उसकी फीलिंग्स हो जाती है। यानी पूरे ट्राइड फीचर्स उसका किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बंदे क्या करते हैं, अपने आप को ही क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। उनमें क्या होने वाली है फिर, सुसाइडल टेंडेंसी, जो कि आपने देख रखा है। सुसाइडल टेंडेंसी याद रखना है, सीवियर डिप्रेशन जो क्लाइंट होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको पता ही है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डाउन होता है, तो आपको याद रखना है सीरोटोनिन, ठीक है, क्योंकि सीरोटोनिन जो है ये अफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन बोलते हैं, HT, 5HT, ठीक है। ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो टारगेट क्या है कि यहाँ आपको फोकस करना है प्रायोरिटी लेवल पे। प्रायोरिटी प्रॉब्लम आपको क्या करनी है, फर्स्टली प्रॉब्लम प्रायोरिटी आपकी, न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है, इम्पेयर थिंकिंग ठीक है, पॉसिबल हार्म टू सेल्फ ठीक है, रेस्ट एंड एक्टिविटी इम्पेयरमेंट, ठीक है, रेस्ट एंड एक्टिविटी इम्पेयरमेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप किस चीज़ पे टारगेट करने वाले हैं कि ये क्लाइंट को आप जिससे प्रायोरिटी पे रख सके। तो आपका क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें तो मानते हैं क्लाइंट जो है कम खाने वाला है, डिप्रेसिव क्लाइंट है इसलिए बहुत कम खाता है, ठीक है, हमेशा क्या है थिंक में रहने वाला है, तो बहुत कम खाता है, तो इसको लॉस ऑफ एपेटाइट इसमें देखने को मिलती है। इम्पेयर थिंकिंग है, जाहिर सी बात है, इम्पेयर थिंकिंग है, सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट है, तो थिंकिंग इसकी बिल्कुल इम्पेयर होने वाली है, किसी के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं, एक जगह बैठा रहेगा, सुनसान सा बैठा रहेगा, ठीक है। ओमेगा साइन आपको देखने वाला है, बिल्कुल आप जो, ठीक है, वो देखने को मिलेंगे आपको, फोल्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जैसे मान लो कि कोई एक्टिविटी में इसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, और हमेशा ये कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चलता रहेगा। और ज़्यादातर आपको याद रखना है कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज आपको देखने को मिलती है। हमेशा ये बोला भी गया है कि सीवियर डिप्रेसिव क्लाइंट होता है ना, तो उस क्लाइंट के लिए हमें ये पैरामीटर फॉलो करना चाहिए, क्लोज ऑब्जर्वेशन जो है ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये बोला भी जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्लाइंट जो है इसके अंदर जो टेंडेंसीज आपको देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलती है सुसाइडल टेंडेंसी। अब सुसाइड टेंडेंसी अगर इसमें डेवलप हो रही है, ये क्लाइंट क्या है, खुद को हार्म करने की कोशिश जरूर करेगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा सुसाइड की। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी किसकी आती है, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को सेफ करो, उसके बाद में आप बहुत कुछ चीजें करने वाले हैं, पेशेंट तो होना चाहिए ना उसके लिए करने के लिए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या जाती है कि क्लाइंट को सुसाइडल टेंडेंसी के लिए हमें ऑब्जर्व करते रहना है, ताकि क्लाइंट खुद को नुकसान ना पहुंचाए। डिप्रेसिव वाला ये है, और मैनिक वाला बंदा किसी और को पहुंचाने वाला है। मैनिक वाला जो बंदा है वो दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, दूसरों को वो क्या कर सकता है, टैग कर सकता है। तो
डिप्रेसिव क्लाइंट में क्लोज ऑब्जर्वेशन इसीलिए रखा जाता है कि वो बंदा खुद को हार्म ना कर सके। और जहां तक ये बंदे की सवाल की बात है तो क्लाइंट पूरी तरीके से सीवियर डिप्रेशन में है, क्योंकि क्लाइंट में होपलेसनेस भी दिख रही है, वर्थलेसनेस भी दिख रहा है, कोई प्लेजर ये फील नहीं कर पा रहा है, इसकी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब है, साइकोमोटर एक्टिविटीज भी इसकी क्या हो गई है, कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, किसी भी चीज में इसको कोई फील नहीं है, जहां बैठा दिया वहीं बैठा रहेगा, कोई इंटरेक्शन कोई कुछ नहीं। ऐसे क्लाइंट्स आपको पता है ज्यादातर खुद ही खुद में अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ना ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट्स में सबसे ज्यादा इशू यही रहता है कि ये क्लाइंट खुद को हार्म कर सकता है। ऐसे क्लाइंट्स के लिए हमेशा क्लोज ऑब्जर्वेशन जो पैरामीटर है वो फॉलो करना चाहिए, जिससे सुसाइडल टेंडेंसी आपको ऑब्जर्व में रहेगी। क्लाइंट जैसे ही अपने आप को हार्म करे तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए प्रायोरिटी बेस पे आंसर इसका क्या जाने वाला है, सी जाए। कोई एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सीधा आपको पास में क्योंकि पिछले ही सेशंस में मैंने आपको माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है, तीनों पढ़ाई। तो सबसे ज्यादा आपके लिए जो टारगेट वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, और इसके मैंने आपको सारी एंटी डिप्रेसेंट भी पढ़ा दी है, टीसीए पढ़ा दिया है, एसएसआरआई पढ़ा दिया है, एमओआईएस भी पढ़ा दिया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जो चीज थी वो भी पढ़ा दी है, साइड इफेक्ट्स वगैरह वो सब चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डिप्रेशन या साइकेट्रिक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पढ़ने बहुत ईजी है। साइकेट्रिक अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ रखी है, सबसे पहला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है इसको सोल्व करने का। आप उस क्वेश्चन में खुद को चले जाइए, आप खुद चले जाइए उस क्वेश्चन के अंदर, और आप एज ए नर्स फील कीजिए और सामने एक पेशेंट है, और ऐसे इमेजिनेशन आप अपने दिमाग में बनाइए, उसके बाद आप आंसर दीजिए, आपका आंसर 99% सही जाएगा। ठीक है, साइकेट्रिक का यही रूल है, अदरवाइज आप कभी भी किसी क्वेश्चन को पिक नहीं कर सकते साइकेट्रिक में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से नए क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीटेड है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। और क्वेश्चन क्या है, नर्स असेस कर रही है गेटिंग हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट ट्रीटेड विद डिप्रेशन, ओके, विथ ए मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, एंटी डिप्रेसेंट है। द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद एंटी डिप्रेसेंट द इंजेक्शन ऑफ टायरामीन इज एज ऑफ फूड। अब आपको पता है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको पता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सीवियर रेस, सीवियर हाइपोटेंशन या सीवियर डायरिया। तो इसमें आपको देखने को मिलता है सीवियर हाइपरटेंशन। याद रखना है, सीवियर हाइपरटेंशन जो है वो ट्रिगर होती है जब कोई भी क्लाइंट मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है, आइसोकार्बोक्सिल फिनाइलिन, ठीक है, अगर ये क्लाइंट इसके साथ अगर टायरामीन रिच डाइट लेते हैं आप, तो सीवियर डिप्रेशन के क्या होते हैं, सोर्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, और क्लाइंट किस में जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जाता है, जिसकी मैंने आपको डीओसी भी बताई थी, फेंटानोमिन, फेंटोलामाइन, फेंटोलामाइन माइजलेट, माइजलेट। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी था, और इजी इसलिए है क्योंकि ये आपको पढ़ चुके हैं, प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस का ये आंसर्स बिल्कुल क्लियर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखिए, कार्डिनल सिम्टम्स पूछा गया है सिजोफ्रेनिया का, क्लाइंट विथ हेलुसिनेशन, बहुत अच्छा है। द नर्स आइडेंटिफाई दिस एज प्रॉब्लम इन द कैटेगरी ऑफ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सा, हेलुसिनेशन किस कैटेगरी में आता है। पहला देखिए, इम्पेयर कम्युनिकेशंस, सेंसरी परसेप्चुअल अल्टरेशन, अल्टर्ड थॉट प्रोसेस, इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, बात करें सिजोफ्रेनिया की, सिजोफ्रेनिया में आपको क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ इंसाइट, लॉस ऑफ इंसाइट। ठीक है, लॉस ऑफ इंसाइट का मतलब हो गया कि इंसाइट का मतलब क्या होता है, जजमेंट। ठीक है, जजमेंट, यानी कोग्निटिव जो फंक्शंस होते हैं क्लाइंट के अंदर, कोग्निटिव जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, ठीक है, वो कैसे हो गए, डिक्रीज या रिड्यूस हो चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, क्लाइंट का जजमेंट जो है वो ऑलरेडी पहले ही क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। क्लाइंट को क्या आ रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है। अब आपको ये बताना है, ठीक है, हेलुसिनेशन है, हेलुसिनेशन के साथ में कौन होता है, इल्यूजन होता है। कौन होता है, इल्यूजन होता है। ये दोनों ही किस चीज़ की प्रॉब्लम है, परसेप्शन की प्रॉब्लम। किस चीज़ की प्रॉब्लम है, परसेप्शन की प्रॉब्लम है। तो आप देख लीजिए परसेप्शन कहाँ लिखा हुआ है, सेंसरी परसेप्चुअल अल्टरेशन, तो बाकी ऑप्शंस आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, विजुअलाइज। ओके, तो अब देखिए बात कर लेते हैं, जैसे हेलुसिनेशन की मैं बात करूँ, हेलुसिनेशन में क्या होता है,
हेलुसिनेशन में ये होता है कि एब्सेंट ऑफ रियल स्टिमुलाई, एब्सेंट ऑफ रियल स्टिमुलाई but perceptual of a object or stimuli are present around the environment, around the environment। कहने का मतलब ये हो गया, देखिए सिंपल से वर्ड में मैं आपको समझाऊं, दोनों चीजें समझ जाना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इनमें। हेलुसिनेशन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ये पेन है, रियल मेरे एनवायरनमेंट में ये पेन है, अगर मान के चलिए ये पेन नहीं है और फिर भी मुझे ऐसा लगे कि कुछ चीज़ तो मेरे आसपास में है, जहाँ ना तो पेन है ना कुछ है, ठीक है, तो रियल अगर एनवायरनमेंट में कोई भी स्टिमुलाई है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर आप देख रहे हैं, वो अगर प्रेजेंट है और वो आप देख रहे हैं, तो वो हेलुसिनेशन भी नहीं है, इल्यूजन भी नहीं। लेकिन कोई भी एनवायरनमेंट में या उसके सराउंडिंग, क्लाइंट के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास में कुछ है, चाहे वो आपसे किसी वस्तु ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, किसी साउंड के ऊपर हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर। तो अगर रियल स्टिमुलाई, सॉरी, रियल एनवायरनमेंट में कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी क्लाइंट को फील हो रहा है, क्लाइंट परसेप्ट कर रहा है कि भाई कुछ चीज़ है, तो वो क्या है, हेलुसिनेशन। वो क्या है, हेलुसिनेशन। जहाँ पे रियल में कोई भी स्टिमुलाई जो है वो नहीं है, यानी एब्सेंट है, फिर भी क्लाइंट को फील हो रहा है या परसेप्ट हो रहा है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन का मतलब होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई या फिर ऑब्जेक्ट, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हो गया, इसका सीधा सा एग्जांपल ये है, आपको मैं बताऊं, जैसे मान के चलिए कि आप कहीं चल रहे हैं किसी रास्ते में, और वहाँ पे बहुत पॉपुलर एग्जांपल है ये इल्यूजन समझने के लिए, वहाँ पे कोई भी रस्सी पड़ी हुई है और उसको आपने क्या समझ लिया, सांप समझ लिया, ये क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। इसका मतलब है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई तो स्टिमुलाई है या कोई ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में वो है उसे आप वो नहीं समझ रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, मिस इंटरप्रिटेशन। आपने कुछ और समझा, यानी गलत समझा। स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई है, लेकिन आपने उसको रियल स्टिमुलाई, जो चीज वो है वो नहीं समझा है, उसके अलावा कुछ और समझ लिया है, तो ये क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। दोनों फर्क समझ गए, दोनों फर्क समझ गए। दोनों ही हेलुसिनेशन और इल्यूजन, दोनों ही सिजोफ्रेनिया क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स में काउंट होता है, याद रखना है। दोनों ही जो है वो किस में काउंट होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स में काउंट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हेलुसिनेशन हो या फिर इल्यूजन हो, दोनों ही सिजोफ्रेनिया के क्या है, पॉजिटिव सिम्टम। सिजोफ्रेनिया जो है, सिजोफ्रेनिया जो है वो साइकेट्रिक का सबसे, मतलब आप ये कह सकते हो प्रोग्नोसिस भी इसकी है, ठीक है, रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन आपको इसमें आपको याद याद रखने वाली चीज़ क्या है, एक तो इस क्लाइंट का इनसाइट चला जाता है, कोग्निटिव फंक्शन चले जाते हैं, थिंकिंग जो इसका पैनल है वो चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट के साथ में अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हेलुसिनेशंस किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो इम्पेयर कम्युनिकेशंस का मतलब तो क्या होता है कि क्लाइंट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, किसके साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन का मतलब है कि ये क्लाइंट सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाएं, चाहे आप किसी भी क्राउड में जाएं, और वहाँ पे आप किसी भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं नॉर्मली, ठीक है, लेकिन ये ऐसे बंदे जो हैं या ऐसे क्लाइंट जो हैं वो सोशली इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते हैं, या तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा साइलेंट रहने वाले हैं, या फिर वो डरने लग जाएंगे। तो वो वहाँ पे इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी क्लाइंट सोशल लेवल पे जाके इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और इम्पेयर कम्युनिकेशंस का मतलब है कि या तो आपके पास कम्युनिकेशन करने की जो एबिलिटी है वो नहीं है, या आप बोल नहीं पा रहे हो, या आपके पास फिर थॉट नहीं है बोलने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें इम्पेयर कम्युनिकेशंस आपको शो हो सकता है, ठीक है। अल्टर्ड थॉट प्रोसेस आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, थॉट प्रोसेस जो आपको अल्टर्ड देखने को मिलता है, ये किस में देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है, अल्टर्ड थॉट प्रोसेस जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखें तो आप मान के चलिए डिल्यूजन, ठीक है, डिल्यूजन हो गया, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन हो गया, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन हो गया,
या फिर आप बोल सकते हो आइडियाज ऑफ रेफरेंस हो सकता है, आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस। ये तीनों भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, अल्टर्ड थॉट प्रोसेस की बात करें तो थॉट का मतलब क्या हो गया, विचार, ठीक है। अल्टर्ड का मतलब उनमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी क्लाइंट जिसका थॉट जो प्रोसेस है जो एक नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से अल्टर्ड हो चुका है। अल्टर हो चुका है तो जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे फर्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, फिक्स, फॉल्स और बिलीव। ऐसा भरोसा जो झूठा है और फिक्स है। किसी भी क्लाइंट का किसी भी चीज के लिए या किसी के लिए भी ऐसा भरोसा हो जाए जो झूठा भी है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और फिक्स भी है, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, स्टेबल है, वो क्या कहलाता है, डिल्यूजन कहलाता है। ये भी एक प्रकार का साइकोट्रिक प्रॉब्लम ही है, ठीक है, जो आपको साइकोटिक डिजीज में देखने को मिलेगा, ठीक। सेकंड आपसे पूछा गया लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। अब डिलीजन क्यों हो रहा है, डिलीजन देखिए आपको कि थॉट प्रोसेस बंदे का क्या कैसा हो गया है, अल्टर्ड हो गया, इसीलिए इस बार इस क्लाइंट का जो भरोसा है वो ऐसा है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन की मैं बात करूं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए वर्ड में समझिए क्या है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब, लूजनिंग का मतलब तो क्या हो गया, लूज हो चुके हैं, एसोसिएशन का मतलब मिलना। जैसे कोई भी व्यक्ति दो सेंटेंस जैसे बोलना चाह रहा है, तो एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का जब आप मैच करके देखेंगे ना, तो वो दोनों ही एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। एक बार वो दिल्ली की बात करेगा, दूसरी बात ही वो जंप करके जयपुर पहुंच जाएगा। यानी दो स्टेटमेंट उसने दिए क्लाइंट ने, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एसोसिएशन होना चाहिए वो पूरी तरीके से क्या है, लूज है। इसका मतलब है कि इस क्लाइंट का जो थॉट का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कैसा हो गया, अल्टर्ड हो चुका है। दैट्स मीन लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। थर्ड मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस। आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस, आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस से मतलब क्या हुआ, ठीक है। आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस, आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस से मतलब क्या हुआ आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस से मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि उनके मन के जो विचार हैं, ठीक है, उनके मन के जो विचार हैं वो एक्सटर्नली एनवायरमेंट में सर्वाइव हो रहे हैं या फिर स्प्रेड हो रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि वो क्लाइंट बैठा हुआ है और सामने कोई टीवी चल रही है, रेडियो चल रहा है, या कोई भी मतलब डिस्प्ले चल रही है, और उसमें जो वो सोच रहा है वही बात अगर वहां पे, मतलब उसको क्या लग रहा है कि वो टीवी में जो भी चल रहा है उसको ऐसा फील होने लग जाएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ, तो वो अगर वहां पे उसको दिख रही है, या फिर वहां पे मान लो, तो इसको ये लगता है कि मेरे आइडियाज या मेरे जो थॉट हैं वो सारे कहाँ जा रहे हैं, लाइक दैट, जैसे टीवी में चल रहे हो, कि म्यूजिक में चल रहे हो, या फिर रेडियो में चल रहे हो, किसी डिस्प्ले में चल रहे हो, या उसके आसपास में एनवायरनमेंट में लोगों के बीच में चल रहे हो। तो ऐसे क्लाइंट्स का थॉट ऐसा हो जाता है कि भाई मेरे जो विचार्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। तीनों ही पैरामीटर किसको शो करते हैं, अल्टर्ड थॉट प्रोसेस को, क्योंकि तीनों में ही थॉट जो है इस क्लाइंट का पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो क्वेश्चंस ये देख रहे हैं इसमें यही बोला गया है कि हेलुसिनेशंस क्या है। तो हेलुसिनेशंस में अल्टर्ड थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं है। हेलुसिनेशन सिर्फ एक इमेजिनेशन है, परसेप्शन है, ठीक है, परसेप्शन है, जिसमें सेंसरी परसेप्चुअल जो अल्टरेशन आपको देखने को मिलेगा, लाइक दैट, जैसे मैंने आपको बताया, हेलुसिनेशन और इल्यूजन, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा, बाकी नहीं रहने वाले हैं। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ए schizophrenic client who is experiencing thoughts of having special power states that, मैंने आपको क्लास स्टार्ट की तभी पहले बता दिया था कि आज के सेशंस के हमारे क्वेश्चन जो हैं वो साइकेट्रिक पे रहेंगे। क्यों, इसका रीजन से है कि साइकेट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही स्पेशल रहने वाले हैं और ज़्यादातर रिपीटली पूछे जाते हैं, जिससे नॉर्सेट एग्जाम्स में मैंने जितने देखा है पिछले वाले में, तो सीजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, ठीक है, ईटिंग्स में जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है, एल्कोहलिज्म है, सब्सटेंस अब्यूज है, इस तरह के जो टॉपिक्स आपके साइकेट्रिक के हैं वो ज़्यादातर हिट हुए हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जो नॉर्सेट, पीजीआई या फिर जिकमर जैसे एग्जाम्स में, निमांस जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग इसके मैंने ये सेशन से यहाँ पे रखने वाला रखा है, जिसमें आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए।
और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एग्जाम्पल आपको दे सकूं उतने देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा फिट रहेंगे ये दिमाग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिक क्लाइंट है, एक्सपीरियंस थॉट हो रहे हैं उसको क्या कि उसके पास में स्पेशल पावर है, और वो क्या कहता है, वो कहता है आई एम मैसेंजर, मैं वाहक हूँ और फ्रॉम अनोदर प्लैनेट से, ठीक है, आई एम मैसेंजर फ्रॉम अनोदर प्लैनेट से एंड कैन रूल द अर्थ, और शासन करने आया हूँ किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और मैं दूसरे प्लैनेट का क्या हूँ, मैसेंजर। द नर्स असेस दिस बिहेवियर एज, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो क्लाइंट का स्टेटमेंट आपको दिया गया है, तो आप इसको कैसे असेसमेंट कर पाओगे कि ये क्लाइंट जो है वो कौन सा बिहेवियर आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है, और कैसे किस चीज़ का एक क्लाइंट हो सकता है, आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिया आइडिया ऑफ रेफरेंसेस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आइडिया ऑफ रेफरेंसेस का मतलब क्या हो गया कि क्लाइंट को ऐसा लग रहा है कि सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है या वहाँ के जो लोग हैं वो उसी की बातें कर रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो हो। अभी मैंने आपको जो पहले बताया तो आपको याद रखना है, आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस का मतलब क्या हो गया कि क्लाइंट्स सराउंड एनवायरमेंट्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रेफरेंसेस हिज या हरसेल्फ, ठीक है, यानी उससे रिलेटेड ही रेफरेंसेज या बातें जो हैं वो चल रही हैं कहाँ पे, एनवायरमेंट। अब चाहे वो यूनिट्स में, जिस यूनिट में वो वहाँ के लोग उस, चाहे वो कुछ भी बातें कर रहे हो, लेकिन इस बंदे को लगेगा कि मेरी बातें हो रही, ऐसे टीवी में कुछ भी चल रहा हो, इसको लगेगा मेरी बातें हो रही कहीं भी। तो आइडिया जो प्रेफरेंसेस का तो मतलब होता है ये, इसका मतलब है कि ये केस में जा रहा है थॉट प्रोसेस अल्टर्ड हो रहा है। डिलीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। डिलीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, इस क्लाइंट में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, सस्पिशियसनेस देखने को मिलेगी। ये एक वर्ड याद रखना, आप आपके दिमाग में हमेशा क्लियर हो जाएगा, सस्पिशियसनेस, यानी ये बंदा जो है वो हमेशा शक रखता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके। चाहे आप इसको आप खाना दें, खाना आप चाहे कितना ही अच्छा दें, लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि कोई इसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, यानी इसकी थिंकिंग ये होती है हार्म, हार्म इसकी थिंकिंग होती है, यानी कोई भी इसको नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे आप भले ही वहाँ पे स्टाफ हैं लेकिन आप भी वहाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका ऐसा क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस। देखिए डिल्यूजन लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे नहीं चेंज कर सकते हैं कि आप इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इसको लग गया, दैट्स मीन ये उस चीज़ को मान के ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। क्यों, बंदे की इंसाइट पहले से ही नहीं है, जजमेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो ये तो साइकेट्रिक पेशेंट है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि परसिक्यूशंस वाले क्लाइंट में हमेशा आपको सस्पिशियसनेस देखने को मिलेगा, ठीक है, सस्पिशियसनेस देखने को मिलेगा, तो ज़्यादातर सिजोफ्रेनिया के क्लाइंट में आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया, ये एक वर्ड याद रखना, इसमें ये आपका क्लियर रह जाएगा कि इस बंदे को हमेशा सस्पिशियसनेस रहता है, इस वजह से ये हमेशा शक की नहीं होगा, इसको ऐसा लगता है कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके फैमिली मेंबर नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्टाफ भी नुकसान पहुंचा सकता है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर के जो विचार हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, इसके जो खुद के विचार हैं वो लोग सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो सेल्फ थॉट आर हियरिंग अनदर पर्सन दैट्स रिलेट टू पेशेंट, या बिलीव टू पेशेंट, ऐसे लिख लीजिए। कहने का मतलब ये हो गया, इस क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं कुछ भी या किसी से भी रिलेटेड, वो लोग सुन रहे हैं, भले ही ये कितना ही धीरे बोल रहा है, सोच ही रहा है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो लोग सोच रहे हैं या फिर लोग सुन रहे हैं। उस चीज को क्या कहते हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग है। क्या तीनों वर्ड आपके क्वेश्चन से मैच करें, नहीं, ये तीनों ही गलत। अब आपका ऑप्शन हो जाता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। अब ग्रैंडियर का मतलब देखिए, ग्रांड में लिखा हुआ है, ग्रांड का मतलब होता है मतलब हैवी, मतलब बड़ा, ठीक है, यानी सबसे ही बड़ा। तो ये बंदा अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है दुनिया में, भाई कोई ही नहीं है इसके आगे, ये मान के चलिए। कौन सी फीचर्स देखने को मिली, मैंने आपको बोला था
रिबॉर्न। रिबॉर्न फीचर्स जो है वो आपको ग्रैंडियोर में ही देखने को मिलेगा। और इसको क्लाइंट को भी क्या है, डिल्यूजन है, फिक्स फॉल्स बिलीफ। कोई बिलीफ ऐसा इसके अंदर सेट हो गया है कि अपने आप को बस मैं ही हूँ, ये वाला फीचर्स जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्लाइंट को समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर फिक्स फॉल्स बिलीफ भी है, साथ में इसमें ग्रैंडियोसिटी भी आ गई है। इसका मतलब है क्लाइंट जो आपका यहाँ स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ और मैं ज़मीन पे या पृथ्वी पे क्या करने वाला हूँ, शासन करने वाला हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने इसने दिया है वो दिया है ग्रैंडियोसिटी के डिलीजन में। तो राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, डी। सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस क्लाइंट को हमेशा कैसा रहने वाला है, ये ग्रैंडियोसिटी में फॉलो करने वाला है। और ये आपको फीचर्स किस में देखने को मिलता है, मेनिया के क्लाइंट में आपको देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, मेनिया के क्लाइंट में आपको देखने को मिलता है। और ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया के क्लाइंट में देखने को। हिट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है डिल्यूजन और स्टेट्स। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है डिल्यूजन और स्टेट्स। सो क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिल्यूजन स्टेट्स, क्या कह रहा है क्लाइंट, देखिए, आई केम हेयर बिकॉज देयर वर पीपल सराउंडिंग माई हाउस डैट। क्लाइंट किसका है, डिल्यूजन का है। और आपको क्या कह रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि वर पीपल सराउंडिंग माई हाउस डैट वांटेड टू टेक मी अवे। मेरे घर के आसपास के जो लोग हैं या घर के जो लोग हैं मुझे ले जाना चाहते हैं दूर, एंड यूज माई बॉडी फॉर साइंस, साइंस के लिए मेरी बॉडी का इस्तेमाल करने वाला है। द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स वुड बी। अब आपके जो सामने ये सवाल आके खड़ा हो गया है कि आप इस क्लाइंट को क्या रेस्पॉन्स देने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्लाइंट किस चीज का है, मैं आपको बताऊं, क्लाइंट किस चीज का है, ये डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन का, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन का। समझ में आया क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। मैंने क्या बोला था आपको, ये क्लाइंट हमेशा क्या समझेगा, हाँ। और यहाँ पे इसको देखिए हार्म दिख रहा है, यूज माई बॉडी फॉर साइंस। और मुझे ले जाना चाहते हैं कहाँ पे, दूर। कौन लेके जाना चाहता है, देयर आई कैम हेयर बिकॉज देयर वर पीपल सराउंडिंग माई हाउस डैट, मेरे घर के आसपास के जो लोग हैं वो मुझे ले जाना चाहते हैं कहाँ पे, दूर। और क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी का यूज करने वाला है वो साइंस में। तो एक क्लाइंट किस में जा रहा है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में। क्लियर हो गया, कंडीशन तो इसकी ये है। अब यानी ये क्लाइंट किस में जा रहा है, सिजोफ्रेनिक कंडीशन में जाएगा, या फिर इसको कोई पर्सनैलिटी इशू है, ठीक है। बाकी डिल्यूजन दिया है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम चांसेस इसके सिजोफ्रेनिक के। नेक्स्ट देखिए, डेस्क्राइब द प्यूपिल। अब ऑप्शंस में आपके सामने स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट आप यूज करेंगे। तो डेस्क्राइब द प्यूपिल सराउंडिंग योर हाउस दैट वांट टू टेक यू अवे। आप डिस्क्राइब करेंगे कि प्यूपिल जो आपके सराउंडिंग में है योर हाउस के डेट वांट टू टेक यू अवे। तो प्यूपिल्स जो उसके सराउंडिंग में उनके लेके अगर आप उनको डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो ये बंदे का जो एंजाइटी लेवल है या फिर इसका जो ठीक है। तो इस अब आपको इतना सा पता है कि क्लाइंट किस में है, देखिए डिल्यूजन का है। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, फिक्स फॉल्स और बिलीफ। यानी इस क्लाइंट को ये भरोसा है कि इसके घर के चारों तरफ जो लोग हैं वो इसको लेके जाना चाहते हैं, इसलिए कि भाई इसकी बॉडी का फ्यूज करें। अब ऐसे क्लाइंट को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किनके बारे में, कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, क्यों लेके जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन का कोई मोल वैल्यू नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को क्या है, फिक्स फॉल्स बिलीफ है। यानी डेल्यूजन जो है वो इसको रीइंफोर्स नहीं करने वाला है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है, आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन वे यू थिंक अदर वांट टू यूज योर बॉडी फॉर साइंस। आप उससे जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता है कि ये क्लाइंट किसका है, डिल्यूजन का है। अब डिल्यूजन वाला बंदा आपको और ज्यादा बताएगा तो भी कौन सा, वो रियलिटी से रिलेटेड है, नॉट द रियल, नॉट द रियल, ठीक है। डिल्यूजन वाला बंदा सिर्फ भरोसे पे चल रहा है, बिलीफ पे चल रहा है, वो ऐसा बिलीफ जो फॉल्स है, रियलिटी से कोई रिलेटेड नहीं है। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने से भी क्या बेनिफिट होगा आपको, तो झूठा ही कहने वाला है। तो ये ऑप्शन भी गलत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देयर वर नो पीपल सराउंडिंग योर हाउस। आपके घर के आसपास कोई पीपल्स नहीं है। यूर रिलेटिव ब्रॉट टू योर हेयर। आपके रिलेटिव जो है वो आपको लेने आए हैं। एंड नो वन रियली वांट्स योर बॉडी फॉर साइंस।
और आपकी कोई भी बॉडी किसी साइंस के लिए यूज नहीं होने वाली है। अभी यहाँ आप क्या यूज कर रहे हैं, लॉजिक। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे आप, लॉजिक। लॉजिक का, ठीक है, लॉजिक का कोई भी इफेक्ट किस पे नहीं पड़ेगा, डिल्यूजन। लॉजिक का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे क्या नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो कोई सेंस नहीं है इस स्टेटमेंट का कहने का। डिल्यूजन क्या है, फिक्स फाल्स बिलीफ है, ऐसा भरोसा जो नहीं है, टूटा भी है, स्थायी भी है, स्टेबल है, उसको आप कैसे रिमूव कर पाएंगे लॉजिक के थ्रू, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, क्योंकि उस बंदे को तो भरोसा है, तो आप कैसे करोगे, नहीं कर सकते लॉजिक से क्लियर, ठीक है। और वैसे ही इस बंदे की इनसाइड भी यानी जजमेंट भी ले नहीं पा रहा है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन बचता है लास्ट वाला। लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, इट मस्ट बी फाइटिंग फॉर यू, कोई तो है जो आपको फाइट कर रहा है, लेट द स्टाफ नो, स्टाफ को बता दीजिएगा, व्हेन यू आर हैविंग थॉट्स दैट ट्रबल यू। ये स्टेटमेंट इसका यहाँ पे जाता है आपके लिए बिल्कुल सेटिस्फाई करते हुए या कंफर्टनेस को देते हुए। अब इसमें है क्या, ये आपको ये कह रहे हैं कि आई नो, मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ तो आपको फ्राइडिंग हो रहा है, ठीक है। अब जब भी आपको ऐसे थॉट्स आए, ध्यान से पढ़िए, अब जब भी आपको ऐसे थॉट्स आए तो आपको स्टाफ को बता देना है। ऐसा स्टेटमेंट कौन कह रहा है, नर्स कह रही है। अब जिस यूनिट में ये क्लाइंट है, उस यूनिट्स में जितने भी स्टाफ्स हैं, इसको थॉट्स तो दोबारा आने वाला है, आने वाला है। तो आएगा तब ये उस स्टाफ को फिर से ये कहने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लाइंट को आप पॉजिटिवली क्या कह रहे हो, यहाँ पे आप पॉजिटिवली क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पॉजिटिवली आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस क्लाइंट को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये कहा कि आपको जब भी एपिसोड्स इस तरह से आए या आपके पास ऐसे विचार फिर से कभी आए, तो आप अपने नियरेस्ट जितने भी स्टाफ्स हैं उनको आप तुरंत ही बता दीजिए कि आपको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। उससे क्या है, उसको एक तो सिक्योरिटी रहेगी कि कोई तो कोई है, दूसरा आप पॉजिटिवली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिवली आप क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस को आप हैंडल किस तरह से कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन जो है वो, जो क्लाइंट की कंडीशंस है उसको पूरी तरीके से रिलायबली सेट नहीं कर पा रही, तो ये ऑप्शंस आपके तीनों हो जाते हैं गलत। लास्ट ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल जा रहा है परफेक्ट तरीके से सही। तो राइट आंसर से इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, डी। रेशनल्स मैं आपके यहाँ पे इसलिए कम लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन आपको जो कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल बेस पे कर रहा हूँ। और साइकेट्रिक में मैंने जिस दिन आपको पहली बार लेक्चर लिया था तभी कहा था, साइकेट्रिक क्वेश्चन आप तभी अटेंड कर सकते हैं जब आपको उनके खुद के अंदर जाके इमेजिन करना पड़ेगा खुद को, तब जाके आप क्लाइंट। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं कि भाई ये डिजीज में ये कंडीशंस होती हैं, तो आपके साइकेट्रिक के क्वेश्चंस बिना किसी गलती के क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्क आपका नहीं आने वाला है। और अटेंडिंग ऑफ क्वेश्चंस की बात करें एग्जाम्स की, तो आप बहुत मेहनत करते हैं, कोई उसमें शक वाली बात नहीं है, सब करते हैं, कंपिटिटर जितने भी होते हैं, हमने भी की थी जब हम थे। तो सवाल ये है कि एग्जाम टाइम का जो प्रेफरेंस, जो एक शॉर्ट होता है आपके पास कि भाई 2 घंटे का आपका एग्जाम है कि 3 घंटे का आपके पास एग्जाम है, उस टाइम में आपका माइंडसेट क्या है, आप कितना पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो मायने नहीं करता है। मायने वो करता है कि आप वहाँ पे टाइमिंग को किस तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस में आपको कम समय देना है, किसमें ज़्यादा समय लेना है, कौन से क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करना है, कौन से नहीं करने हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली है, और ये बेसिक चीज़ें ही हमें कंपटीशन में आगे लाती हैं बाकियों से, ठीक है। और सबसे बड़ा एनिमी आपका वहाँ रहता है नेगेटिव। तो मेरी हमेशा एडवाइस ये रही है, अगर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो मत ही करो, क्योंकि टॉप तो कर नहीं पाओ, टॉप तो करना नहीं है, टॉप तो करना नहीं है। कोशिश हमारी एफर्ट्स रहेंगी, पर टॉप करने के मतलब ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन है 100 के 100 टॉप मारे हमारे, उससे क्या मतलब। रिजल्ट आपका टॉप आना चाहिए, और रिजल्ट आपका तब टॉप आएगा जब आप सब एनिमीज से क्या कर सके, अपने आप को प्रिवेंट कर सके। और एनिमी आपकी कौन है वहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग, इससे आप बच के रहना, ठीक है। इससे अगर आप बच के रहे तो आपका कंपटीशन का जो लाइन है वो आप क्रॉस करके सक्सेस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। जो कि सबसे बड़ा एनिमी है आजकल के कंपटीशन को देखते हुए, ठीक है। जिसमें पहले 1/4 थी और अभी तो 1/3 कर दी, तो और ज़्यादा आपके लिए टास्क हो गया है। तो राइट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अब आ गया है आपके पास ईटिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम।
क्या है क्लाइंट? 16 ईयर ओल्ड क्लाइंट, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन एन इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट में आया, सी हैज फियर ऑफ गेनिंग, ये हमेशा आपको याद रखना है। बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इनकी फीमेल्स में रहेगी, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है और ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं दोनों। सी हैज फियर, डर है उसको, गेनिंग वेट, वेट गेन नहीं हो जाए, इसलिए ही इज रिफ्यूजिंग टू ईट सफिशिएंट अमाउंट टू मेंटेन बॉडी वेट, वो रिफ्यूज करती है ईट को सफिशिएंट अमाउंट टू मेंटेन बॉडी वेट के लिए, फॉर हर एज, उसकी उम्र के लिए, हाइट के लिए, स्टैचर के लिए, ठीक है। टू असिस्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ पावरलेसनेस एंड प्लान फॉर क्लाइंट नो लॉन्गर नीड इट होल्ड फूड टू फील इन कंट्रोल, द नर्स यूज फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट जो है वो न्यूट्रिशनल लेवल पे भी क्या हो जाएगा, लॉस होगा, उसका लेवल उसका डाउन होने वाला है, पावर जो है उसकी बॉडी की एनर्जी है वो भी चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्लान बनाना है ऐसा कि ये क्लाइंट जो है फूड को क्या नहीं कर पा रहा है, ईट नहीं कर पा रहा है, लंबे समय से नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है वो भी इसने बता दिया है कि भाई ये बॉडी मेंटेन करने के लिए इस तरह का रिएक्शन कर रही है, डाइटिंग पे है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे हो रहा है, उसकी एनर्जी पे हो रहा है। तो एज ए नर्स आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है इस क्लाइंट्स के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या बनाएंगे, देखिए, स्टैब्लिश ए स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट विथ रूटीन टास्क एक्टिविटीज, आल्सो सर्व मील्स एट द सेम टाइम ईच डे। आप एक ऐसा स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट रेडी करेंगे जिसमें समय पे इसको खाना मिले, इसकी समय पे एक्टिविटीज हो, रूटीन जो इसके टास्क है डेली एक्टिविटीज के वो कंप्लीट हो, टाइमिंग पूरा का पूरा एकदम स्ट्रक्चरल है, कोई भी ऊपर नीचे काम नहीं होना चाहिए। तो पूरा स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट आप स्टैब्लिश करेंगे ऐसे क्लाइंट्स के लिए, ये आपसे पहला ऑप्शन कह रहा है। सेकंड देखिए, डिस्ट्रैक्ट करेंगे आप क्लाइंट को ड्यूरिंग मील्स टू गेट हर टू ईट बिकॉज शी मस्ट टेक इन सफिशियंट अमाउंट टू कीप फ्रॉम स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब क्या हो गया, फास्ट उपवास वगैरह। तो आप क्लाइंट को डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, वो भी किस समय में, ड्यूरिंग मील्स, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, सी मस्ट टेक इन सफिशिएंट अमाउंट टू कीप फॉर स्टार्विंग, ठीक है, ताकि वो सफिशिएंट अमाउंट में खाना खा सके। आप डिस्ट्रैक्ट करके जो है वो क्लाइंट को इस तरह से लाना चाह रहे हैं। डू फ्रीक्वेंट रूम चेक्स टू बी श्योर दैट द क्लाइंट इज नॉट हाइडिंग फूड एंड थ्रोविंग इट अवे, या फिर आप उसके रूम को पूरी तरीके से चेक करेंगे कि भाई उसने कोई खाना छुपा तो नहीं दिया है या फिर उसने कहीं फेंक तो नहीं दिया। लास्ट ऑप्शन क्या है, लिसन अटेंशनली, पार्टिसिपेट इन डेप्थ डिस्कशन, आप उसको बहुत ही इंटेंसली या फिर अटेंशनली उसको सुनने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं डेप्थ डिस्कशन में अबाउट फूड, फूड से रिलेटेड हो, बिकॉज दीज एक्शंस में एनकरेज हियर इट। कहने का मतलब यह है कि आप उसके साथ गहरी इस पर चर्चा करें खाने के ऊपर, या फिर आप उसको सुने अटेंशनली, तो शायद वो उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि वो खाना खाने लग जाए, या फिर उसकी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फीलिंग्स है उसको खाने को लेके, ये शायद उसकी रिपेयर हो और वो खाने को लेके एंकरेज करें। तो क्या आंसर रहने वाला है, आप बताइए, क्या आंसर इस पे शूट करने वाला है। क्लाइंट आपका मैंने आपको बता दिया है, ईटिंग डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम है और साइकेट्रिक यूनिट में है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि दो प्रॉब्लम है, ये बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, दोनों में ही क्लाइंट आपका ईटिंग से इशू रहता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इशू पड़ने वाला है। ये वाला क्लाइंट को ये वाले क्लाइंट को डर रहता है कि भैया मेरा वेट ना बढ़ जाए, एज, हाइट और स्टैचर्स के अकॉर्डिंग ये अपने आप को रखती है स्टार्विंग में या फिर डाइटिंग पे। तो क्या आंसर्स आपका इस पे सूट होने वाला है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा, मैंने आपको बताया ये ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसके मेन कारण की मैं बात करूं तो जैसे मान के चलिए पुअर्टी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह, ये इसके कारण होने वाले हैं, या फिर जो लोग लेग्जेटिव या डायबिटिक्स लेते हैं उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है मेनली। फिर दूसरी चीज़ आप मान लीजिए स्टारवेशंस वगैरह, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है स्टारवेशंस को लेकर या डाइटिंग को लेकर, उनमें आपको ये देखने को मिलता है। मोस्टली चांसेस फीमेल में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे क्या पूछे जाते हैं, साइन सिम्टम्स पूछे, जो आपको याद होने बहुत जरूरी है। इसमें फर्स्ट आपका है डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज, डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज, ठीक है, यानी क्लाइंट की जो पूरी बॉडी इमेज है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड यानी बिगड़ जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट एमनोरिया,
एमनोरिया भी आपको इसमें देखने को मिलता है, लास्ट 3-4 साइकिल जितना इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, 3-4 साइकिल। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्या देखने को मिलेंगे आपको, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, एंजाइटी आपको देखने को मिलेगी, रिफ्यूज मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन में लिखा हुआ है रिफ्यूजिंग फूड देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखने को क्या मिलेगा, लॉस ऑफ वेट देखने को मिलता है, लॉस ऑफ वेट। कितना वेट लॉस हो जाता है, लगभग 15% या इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एलिवेटेड इसका BUN देखने को मिलेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस आपको देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, पोटेशियम जो है वो डाउन हो जाता है। पोटेशियम डाउन हो जाएगा, इसका मतलब ये क्लाइंट किस वे कॉम्प्लिकेशन में रहेगा, कार्डियक अरेस्ट में, हाइपोकैली में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। एनीमिया भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर, तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक, क्लाइंट हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखिए यहाँ पे आप साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं, कोग्निटिव थेरेपी भी दे सकते हैं और मेडिकल थेरेपी भी दे सकते हैं। मेडिकल थेरेपी में आपको याद रखना है कौन कौन सी थेरेपी अपन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देते हैं। तो डिप्रेशन है, इसका मतलब सबसे पहले आप देंगे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट में कौन सी दी जाएगी, SSRIs, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सर्टालिन वगैरह जो आती है। ठीक है, सेकंड आप कौन सी देंगे, एक तो हो गया एंटी डिप्रेसेंट, सेकंड आप कौन सी देंगे, एंजियोलाइटिक, एंजियोलाइटिक। ठीक है, एंजियोलाइटिक में भी कौन सी देते हैं अपन, बेंजोडाइजापिन। कौन सी देते हैं, बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन जिसमें आपकी कौन कौन सी आती है, लोरेजापाम, डाइजापाम वगैरह, ये सब इसके एग्जाम्पल, लोरेजापाम, डाइजापाम। ठीक है, इसमें आपकी कौन सी आती है, सर्टालिन वगैरह आती है। ठीक है, इसके एंटीडोट की मैं बात करूं, SSRI के एंटीडोट की मैं बात करूं तो एक्टिवेटेड चारकोल याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा गया है। एंटीडोट की मैं बात करूं तो एक्टिवेटेड चारकोल याद रखना है। ठीक है, बात करें बेंजोडाइजापिन, तो बेंजोडाइजापिन मैंने आपको बता दी ये किस प्रकार की ड्रग है, एंजियोलाइटिक ड्रग है, यानी जो एंजाइटी इस क्लाइंट को होने वाली है अपने वेट को लेकर, तो उस एंजाइटी को ब्रेक, यानी एंजियोलाइटिक का मतलब जो एंजाइटी को रिड्यूस करे, तो वो बेंजोडाइजापिन अपन आप इसमें यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेंजोडाइजापिन के एंटीडोट के बारे में, ये भी क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बेंजोडाइजापिन जिसको चल रही है उसका एंटीडोट कौन है, तो फ्लूमाजेनिल। कौन है, फ्लूमाजेनिल याद रखना है। फ्लूमाजेनिल जो है वो एक प्रकार फ्लूमाजेनिल जो है वो किसका एंटीडोट माना जाएगा, बेंजोडाइजापिन का। और एक्टिवेटेड चारकोल किसका एंटीडोट है, SSRI। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चंस पे चले हैं। तो क्वेश्चंस ये कह रहा है कि एनोरेक्सिया क्लाइंट का जो बंदा है वो आपका रिफ्यूज करेगा ईट को, क्यों, क्योंकि मेंटेन ऑफ द बॉडी, तो एनी रीजन होता है। ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलता है जो एक्सरसाइज या एक्ट्रेस वगैरह होते हैं उनमें, या फिर एयर होस्टेस वगैरह में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, पुअर्टी में भी ये देखने को मिल जाता है, या बहुत ज़्यादा कोई बॉडी के रिलेटेड कॉन्शियस होता है वो। ठीक है, अब ऐसे क्लाइंट्स ने आपको याद रखना है, जैसे लास्ट ऑप्शन इन्होंने देखिए, देखिए लिसन अटेंसिवली, पार्टिसिपेट इन डेप्थ डिस्कशंस अबाउट फूड बिकॉज दीज एक्शंस मेक एनकरेज टू ईट। आप भले ही चाहे सामने उसके डेप्थ डिस्कशन दो फूड को रिलेटेड, या फिर आप उसकी बातें सुनिए। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर की जो एंजाइटी है, उसके अंदर की जो एंजाइटी है किससे रिलेटेड, स्टारवेशन से रिलेटेड, जो उसके अंदर बैठा हुआ है स्टारवेशन जो वो फॉलो कर रही है, डाइटिंग वो फॉलो कर रही है, इस चीज़ को, ये चीज़ें जो है वो क्या नहीं करती, ब्रेक नहीं कर पाती हैं, ब्रेक नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकती है। कंटिन्यू आप चाहे कितना ही डिस्कशन इससे रिलेटेड इसको कीजिए, ये यहाँ पे फॉलो आपका नहीं करेगा ऑप्शन, तो ये उपाय आपका ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन क्या है, आप उसके रूम में चेक कर रहे हैं, ये सब चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग बिहेवियर है। ये क्या है, रॉन्ग बिहेवियर है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये डिसफंक्शनल बिहेवियर है। क्या है, डिसफंक्शनल बिहेवियर है। अगर आप ऐसा करते पाए, अगर पेशेंट ने आपको देखा, तो उसकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, याद रखना है। तो ये डिसफंक्शनल बिहेवियर है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत। डिस्ट्रैक्ट आप करते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट तो आप कभी भी किसी भी क्लाइंट को अगर आप कर रहे हैं खाने के टाइम, और वो भी जिससे आपको ये लग रहा है कि ये क्लाइंट खा लेगा, ठीक है, या ये अपने सफिशिएंट अमाउंट में खाना जो है खा लेगा, तो अगर क्लाइंट पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट, पहले ऑलरेडी उसको एंजाइटी और आप उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाए, कोई सेंस वाली बात नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन से यहाँ पे कौन सा जा रहा है, आपका ए जा रहा है। क्यों जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, स्टैब्लिश स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, यानी आपने पहले से ही उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट किया है जिसमें आपने रूटीन टास्क भी रखे हैं, एक्टिविटीज भी रखी हैं उसकी डेली, सर्व मील्स एट द सेम टाइम। जैसे मान ली सुबह उसको ब्रेकफास्ट चाहिए, तो ठीक है, मिल गया, ठीक है, 5 बजे उसको उठाना है, एक्सरसाइज पैनल हो गया, 7 बजे उसका ब्रेकफास्ट हो गया, 10 बजे उसका कुछ हल्का खाना हो गया, 12 बजे नून के आसपास लंच रख दिया आपने, 4 बजे उसका फिर शेड्यूल कर दिया, 5 बजे उसकी कोई वॉकिंग थेरेपी है, 6 बजे उसकी लाफिंग थेरेपी है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट जो 24 आवर्स के लिए उस क्लाइंट के लिए आपने क्या किया है, स्ट्रक्चर किया। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, स्टारवेशन जो उसको है, स्टारवेशन से या डाइटिंग है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, क्लियर करते हुए, और उस क्लाइंट को एक एनवायरनमेंट में सेट करता है, और उस एनवायरनमेंट में वो रहते 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 इन चीज़ों को क्या करती जाएगी, वो फॉलो करती जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों को वो फॉलो करती जाएगी। ठीक है, और इन चीज़ों को अगर वो फॉलो कर रही है, का मतलब है कि आप उसके न्यूट्रिशनल लेवल को, और ये जो एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हुई है, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है, एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले जो भी क्लाइंट होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट, जिसमें सारी चीज़ें आप पहले से ही क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, ए रहने वाला, ये आपको याद रखना। ठीक है, और बुलिमिया नर्वोसा में इसका जस्ट उल्टा है, वो खाना खाते हैं बट लेकिन बाद में जाके वॉमिट कर देते हैं, बिंज ईटिंग जिसको अपन बोलते हैं, ज़्यादा खा लेंगे फिर बाद में उसको क्या करेंगे, वो वॉमिट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी याद रखना है, बुलिमिया नर्वोसा में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रसेल साइन किसमें देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बुलिमिया नर्वोसा में देखने को मिलता है रसेल साइन। ठीक है, रसेल साइन किसमें देखने को मिलता है, बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो यहाँ पे स्कैर्स बनने जाता है, क्योंकि वो बार बार वॉमिटिंग बिंज, ठीक है, एक्सेसिव वॉमिटिंग करने की वजह से वो, जैसे मान लो फिंगर्स डाल के वॉमिट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है वॉमिटिंग को, तो यहाँ पे क्या स्कैर फॉर्मेशन लग जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूशेल साइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है 45 ईयर्स ओल्ड मेल क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है, किसके अंदर, केमिकल डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर। ठीक है, फॉलोइंग लीगल प्रॉब्लम्स रिलेट टू एल्कोहल, क्लाइंट किस में एडमिट हुआ, केमिकली डिपेंडेंसी सेंटर जो साइकेट्रिक का है, और क्लाइंट आपका किसका है, रिलेट टू अल्कोहल, इसका मतलब है कि क्लाइंट आपका अल्कोहल अब्यूजिव है। स्टेट्स क्या कहता है वो, आई नो दैट अल्कोहल इज ए प्रॉब्लम फॉर सेम पीपल, फॉर सेम पीपल, बट आई कैन स्टॉप वॉट एवर आई वांट टू। वो कहता है कि अल्कोहल जो है वो एक प्रॉब्लम है कुछ लोगों के लिए, इसलिए मैं जब चाहूँ इसको क्या कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। आई एम नेवर सिक और मिस वर्क, और मैं कभी भी बीमार नहीं होता, मिस वर्क नहीं करता हूँ, एंड नो वन कैन कंप्लेंट अबाउट मी, और कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे से रिलेटेड कंप्लेंट करे, किससे रिलेटेड, अल्कोहल से। ये ऐसा स्टेटमेंट किसका है, उस क्लाइंट का है, क्या, जब वो एडमिट हो रहा है और वो अल्कोहल से रिलेटेड जो है लीगल प्रॉब्लम्स को शो कर रहा है। ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट, अब इनिशियल असेसमेंट हो चुका है आपका,
तो बेस्ट रेस्पॉन्स एज ए नर्स क्या रहने वाला है इस क्लाइंट के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर कोई क्लाइंट जिसको अल्कोहल अब्यूज का प्रॉब्लम है और लीगली वो आपको प्रॉब्लम शेयर कर रहा है इस तरह से, तो आप एज ए नर्स क्या उसके सामने काउंटर करने वाली है या कन्फ्रंट करने वाला है, या फिर आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, ये आपसे पूछा गया है। या फिर आपका बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहना है। पहला सवाल ऑप्शन देखिए क्या है, द फैक्ट इज यू आर एन एल्कोहलिक। ये फैक्ट है कि आप एल्कोहलिक हैं और यू वुड नॉट बी हेयर। ठीक है, यू वुड नॉट बी हेयर। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। चलो पहले मैं सेकंड देखता हूँ। आई अंडरस्टैंड इट टुक स्ट्रेंथ टू एडमिट योर सेल्फ टू द यूनिट। आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ कि आई इट टुक स्ट्रेंथ टू एडमिट योर सेल्फ टू द यूनिट। आपने यहाँ पे एडमिट किया, एडमिशन लिया। आई विल डू माई पार्ट टू हेल्प यू स्टे एल्कोहल फ्री। और मैं अपने पार्ट में पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आप वो एल्कोहल फ्री हो जाए। ये कौन कह रहा है, नर्स कह रही है। इफ यू कैन स्टॉप ड्रिंकिंग व्हेन यू वांट टू, तो व्हाई डोंट यू स्टॉप, डोंट यू स्टॉप। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं जब चाहूँ स्टॉप कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपने अब तक स्टॉप नहीं किया, क्यों, ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इट्स गुड दैट यू कैन स्टॉप ड्रिंकिंग व्हेन यू वांट टू। और ये बहुत अच्छा है कि आप जब चाहें जब आप ड्रिंकिंग को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गए हैं ऑप्शंस। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शंस आपको क्या कह रहा है कि ये फैक्ट है कि आप एल्कोहलिक है। इसका मतलब है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं। किसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, उस क्लाइंट को। तो कन्फ्रंट अगर आप कर रहे हैं तो ये नॉन थेरापेटिक आपका रेस्पॉन्स रहने वाला है। वो क्लाइंट आपको अपनी चीजें बता रहा है, ठीक है, वो क्लाइंट आपको चीजें बता रहा है, वो कह रहा है, नॉन थेरापेटिक रेस्पॉन्स रहेगा ये। ठीक है, क्लाइंट आपको क्या है, कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है आपको कि मैं जानता हूं कि अल्कोहल प्रॉब्लम्स है कुछ लोगों के लिए और मैं जब चाहूं तब इसको स्टॉप कर देता हूं। तो आपका मतलब, आप ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रिलायबल दे रहे हैं, आप उसको रियलाइज करवा रहे हैं कि आप अल्कोहलिक हैं। ठीक है, आप उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो कन्फ्रंट इस सिचुएशन में जो है वो नॉन थेरापेटिक रेस्पॉन्स माना जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत। आपको कभी भी ऐसा कन्फ्रंटेशन नहीं करना है। ठीक है, अब्यूजिव लोग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड नहीं, थर्ड देखिए आप। इफ यू कैन स्टॉप ड्रिंकिंग, थर्ड देखिए क्या कह रहा है, इफ यू कैन स्टॉप ड्रिंकिंग व्हेन यू वांट टू। आप कभी भी स्टॉप कर सकते हैं अपने ड्रिंकिंग को, तो अब तक आपने क्यों नहीं की। ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछा, ये अगर आप क्वेश्चन करने वाले हैं अल्कोहलिक वाले पेशेंट्स को, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रहा है, अगर आप उसको ये बोल रहे हैं कि आप स्टॉप करना चाहते थे जब भी आपका इच्छा हो, तो क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बिहेवियर है ये क्या कर पा रहा है, ये जस्टिफाई कर रहा है किसको, ये जस्टिफाई कर रहा है किसको, इस क्लाइंट की कंडीशन को। जस्टिफाई किसको कर रहा है, ये सिचुएशंस को कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव आपका रेस्पॉन्स नहीं है। इससे क्या होगा, क्लाइंट के अंदर एंजाइटी क्रिएट हो सकती है, या फिर उसकी सेल्फ स्टीम जो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे वो आया है। ठीक है, और हमारा टारगेट भी इस क्लाइंट का सेल्फ स्टीम जो है वो प्रोग्रेसिव हो, ना कि डिमोटिवेट हो ये क्लाइंट। तो सेल्फ स्टीम जो है इसका प्रोग्रेसिव नहीं होगा, इस स्टेटमेंट से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी कौन, क्लाइंट, पेशेंट। थर्ड ऑप्शन देखिए, इट इज गुड दैट यू कैन स्टॉप ड्रिंकिंग व्हेन यू वांट टू। अगर आप उसको कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यू कैन स्टॉप ड्रिंकिंग व्हेन यू वांट टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ये कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये प्रोग्रेस को नहीं बता रहा है। किस चीज को नहीं बता रहा है, प्रोग्रेस को नहीं बता रहा है। प्रोग्रेस किसकी करनी है, हमें पेशेंट्स की करनी है। क्यों करनी है, ताकि उसके अंदर एक तो पॉजिटिव थिंक आए, दूसरी चीज उसके अंदर इंक्रीज हो सेल्फ स्टीम। हमें ऐसा क्राइटेरिया रखना है। और तीसरी चीज, हमें उसको सपोर्ट करते हुए लगना है। सपोर्टिव हमारा मैनर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रेजेंस बिहेवियर दिख रहा है। कैसा बिहेवियर दिख रहा है, प्रेजेंस बिहेवियर दिख रहा है। और हमें दिखाना कैसा है, प्रोग्रेसिव बिहेवियर दिखाना है। कैसा बिहेवियर, प्रोग्रेसिव। और वो कब होगा, जब आप क्लाइंट को सपोर्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत। अब देखिए इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, वो है सेकंड। सेकंड क्या है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। इट टुक स्ट्रेंथ टू एडमिट योर सेल्फ टू द यूनिट। इट टुक स्ट्रेंथ, ठीक है, टू एडमिट योर सेल्फ टू द यूनिट। आगे आप जो है एडमिनिस्ट्रेट कर चुके हैं यूनिट के अंदर, मैं समझ चुका हूँ।
एंड आई विल डू माई पार्ट, और मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, हेल्प यू स्टे अल्कोहल फ्री, कि आप अल्कोहल फ्री हो रहें या हो जाएं। तो इस स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, देखिए इस स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, क्लाइंट को क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। क्लाइंट यहाँ पे अलोननेस फील नहीं कर रहा है कि मैं अकेला ही हूँ, उसको लग रहा है कि स्टाफ जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो उसको यहाँ पे क्या है, सपोर्ट मिल रहा है, पॉजिटिव थिंक आएगी, क्यों, क्योंकि वो अलोन नहीं रहा। आपने ये बोला कि मैं अपने पार्ट का पूरी कोशिश करूंगा, तो सपोर्ट मिला, उसको पॉजिटिव थिंक डेवलप की। देन उसमें जो सेल्फ स्टीम थी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और सेल्फ स्टीम उसके अंदर इंक्रीज हो गई तो क्लाइंट किस में जाएगा, आपका प्रोग्रेसिव लेवल में जाएगा, प्रोग्रेसिव मैनर करेगा और वो पूरी कोशिश करेगा अल्कोहल से दूर होने की। तो ये जो रेस्पॉन्स आप दे रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट लेवल पे दे रहे हैं। बाकी और ऑप्शनों से कंपैरिजन में ये ऑप्शंस जो है वो आपका पॉजिटिव सपोर्टिव मैनर बिहेवियर को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइंट यहाँ पे क्या है, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, एंजाइटी से नहीं होगा, और लीव नहीं करेगा। ठीक है, लीव नहीं करेगा, जिस तरह से आप कमांड उसको देंगे वो फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप भी उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अपने पार्ट के ऊपर। ठीक है, अपने पार्ट के ऊपर। तो ऐसे क्लाइंट्स में हमेशा आपको याद रखना है, मैंने आपको बोला भी है कि अब्यूजिव क्लाइंट को कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करना है। अगर आपने जैसे पहले ऑप्शन में किया, डायरेक्टली अगर आप इसको कन्फ्रंट करेंगे तो क्लाइंट किस में जाएगा, एंजाइटी में, और क्लाइंट भाग सकता है या फ्रस्ट्रेट रहेगा, इरिटेट रहेगा, और ऑलरेडी इसको प्रॉब्लम है ड्रग्स अल्कोहल अब्यूजिव की। तो आपको ऐसे क्लाइंट्स को इस तरह से कन्फ्रंट कभी नहीं करना। आपका मैनर हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए। ठीक है, सपोर्टिव मैनर आपका रहेगा तो आप ऐसे क्लाइंट्स को रिकवर जल्दी कर सकते हैं, और आपके स्टेटमेंट में भी ऐसा लगना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट्स यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, वो आपको वो इससे क्वेश्चंस आप तब निकाल सकते हैं जब आपको आप खुद फील कर लें कि हाँ मेरे सामने अगर ऐसा पेशेंट आए तो मैं कैसे बिहेव करूंगा। तो जाहिर सी बात है, आप जैसा बिहेवियर करेंगे, सिंपल, तो वो इसमें आपका ऑटोमेटिकली आपका क्विकली आंसर निकल जाएगा कि मैं ऐसे ही बिहेवियर करूंगा जिससे उस पेशेंट्स को प्रोग्रेसिव फील हो, वो उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलपमेंट हो, एंजाइटी उसकी रिड्यूस हो, उसको ऐसा लगे नहीं कि वो अकेला है, और वो इजीली जो है वो इन चीज़ों से क्या कर सके, काउंटर कर सके खुद का। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 79-year-old क्लाइंट जिसको एल्जाइमर डिजीज है, ये इज एग्जिबिटिंग सिग्निफिकेंट मेमोरी इंपेयरमेंट। एल्जाइमर प्रॉब्लम जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मेमोरी इंपेयरमेंट दिखाई दे रहा है, कोग्निटिव इंपेयरमेंट भी दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीमली इंपेयरमेंट जजमेंट भी दिखाई दे रहा है इन सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशंस में इस क्लाइंट का जो जजमेंट है वो पूरी तरीके से एम्पायर है। एजिटेशंस भी इसमें दिखाई दे रही है, वैन प्लेस्ड इन न्यू सिचुएशंस और अराउंड इनफेमिलियर पीपल्स, और इसमें एजिटेशंस भी देखने को मिलती है जब ये न्यू जगह पे जाता है या फिर इसके पास आसपास के जो लोग होते हैं वो इनफेमिलियर हैं, फेमिलियर नहीं है। तो नर्स शुड इंक्लूड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इन द क्लाइंट केयर। अब क्लाइंट आपके पास एल्जाइमर का, इसका मतलब है कि क्लाइंट आपके पास किस चीज का है, मेमोरी क्या है, इंटर अल्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है अल्जाइमर, उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, इस क्लाइंट को जो प्रॉब्लम होने वाली है वो आपको सामने सारी रख दी है इन्होंने। मेमोरी इसका एम्पेयर है, कोग्निटिव इसका एम्पेयरमेंट है, जजमेंट इसका एम्पेयरमेंट है, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, एजिटेशन इसमें देखने को मिल रही है आपको इनफेमिलियर लोगों के साथ। तो आप ऐसे क्लाइंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, मैं अल्जाइमर के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आपके क्लियर हो जाएंगे स्टेटमेंट। ठीक, बात करें अल्जाइमर की। ठीक है, अब बात करें अल्जाइमर। अल्जाइमर किसका टाइप है, तो डिमेंशिया का है। किसका टाइप है, डिमेंशिया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेनिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेनिलिटी। ठीक है, पॉइंट। अब देखिए अल्जाइमर क्या है, क्रोनिक ऑर्गन मेंटल डिसऑर्डर में काउंट होता है। क्रोनिक ऑर्गन मेंटल डिसऑर्डर, लाइक डेट मान के चले आप, डिमेंशिया को भी ये बोल सकते हैं, क्योंकि एक्यूट अगर सवाल आ जाता है आपके पास एक्यूट का, तो एक्यूट में कौन आता है, डिलेरियम। ठीक है, एक्यूट में कौन आता है, डिलेरियम। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, देखिए डिमेंशिया में मैंने आपको बताया क्या, थिंकिंग,
मेमोरी और पर्सनैलिटी, तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। थिंकिंग यानी कॉग्निशंस, मेमोरी, पर्सनैलिटी, तीनों ही क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब, तीनों ही क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, या फिर आप बोल सकते हो इम्पेयर हो जाती है, या फिर इम्पेयर। लेकिन कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो यहाँ पे आपको इम्पेयर नहीं देखने को मिलेगा, वो इम्पेयर यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ इम्पेयरमेंट कहाँ देखने को मिलती है आपको, डिलीरियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्पेशल फीचर्स होता है जो डिलीरियम में देखने को मिलता है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, समझ गए, ये डिफरेंस दोनों में होता है। अब बात कर लेते हैं इसके रीजंस क्या क्या हैं। तो रीजंस देखिए, एक तो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो ब्रेन के अंदर, जैसे कोजेस क्या क्या है इसके बता दूं मैं आपको। तो डिपोजिशंस ऑफ बीटा माइलिन, डिपोजिशंस ऑफ बीटा माइलिन माइलिन इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है, इसका डिपोजिशन हो जाए ब्रेन के अंदर तो। या फिर ट्विस्टेड ऑफ नर्व सेल फाइबर, ट्विस्टेड ऑफ नर्व सेल फाइबर, जिसको न्यूरोफिब्रिलरी भी बोलता है, ठीक है। या फिर रिड्यूस ऑफ विटामिन B6 या फिर B12, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। लेवी बॉडीज डिपोजिशन हो जाए तो भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, 5 एज सिम्टम्स किस में देखने को मिलते हैं, 5 एज सिम्टम्स जो है वो किस में देखने को मिलता है। 5A की बात कर रहा हूँ, 5A कौन कौन से होते हैं आप देखिए। जैसे फर्स्ट बात करें अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया आपको देखने को मिलता है इसमें एनोमिया, ठीक है। इसके बाद में अप्रेक्सिया, एनोमिया, एमनेशिया, ठीक है। अप्रेक्सिया, अनोमिया और एमनेशिया, अफेजिया, ठीक है। एंड लास्ट वन कौन सा है, लास्ट वन है, लास्ट वन है एग्नोसिया, ठीक है। लास्ट वन है एग्नोसिया। अब देखिए एमनेशिया की बात करें तो इसका मतलब सीधा सा है, एमनेशिया क्या है, मेमोरी लॉस। आपको याद भी रखना है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, रिसेंट मेमोरी लॉस इसमें देखने को मिलती है। कौन सी मेमोरी, रिसेंट मेमोरी लॉस देखने को मिलती है, अल्जाइमर, पहला, ठीक है। बात करें एप्रेक्सिया की, एप्रेक्सिया क्या चीज है, एप्रेक्सिया में आपको याद रखना है अप्रेक्सिया में आपको याद रखना है, अप्रेक्सिया का मतलब क्या होता है, मिस यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मिस यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलिए मिस यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब, जैसे ये मेरे पास क्या है, पेंसिल है, इसका काम क्या है, लिखने का है, काम क्या है, लिखने का है, लेकिन इससे मैं क्या बाल बनाने लग जाऊँ, समझ रहे हो, दैट्स मीन अप्रेक्सिया, दैट्स मीन अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया का मतलब ये हो गया कि ये क्लाइंट जो एल्जाइमर का होता है, ये जिस ऑब्जेक्ट का जो काम होता है वो ना करके उसका मिस यूज यानी गलत करता है, ठीक है। पहली चीज हो गई ये। सेकंड हो गया अनोमिया, अनोमिया का मतलब क्या होता है, डू नॉट रिमेम्बर नेम्स, ये आपको याद रखना है। अनोमिया का मतलब क्या होता है, ट्रबलिंग, या फिर आप बोल सकते हो ट्रबल ऑफ रिमेम्बर ऑफ नेम, रिमेम्बर ऑफ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज, ऑब्जेक्ट थिंग्स या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। जैसे ये पेंसिल है, ये नाम आपने उसको बताया, कुछ टाइम बाद आप जब वो पूछोगे तो भूल जाएगा वो कि क्या नाम था इसका, ठीक है। अनोमिया का मतलब क्या होता है कि वो न्यू ऑब्जेक्ट्स या न्यू थिंग्स जो भी हैं उनके नाम उसको रिमाइंड नहीं रहते, रिमेम्बर नहीं कर सकता वो। दोनों क्लियर हो गए। अमनेशिया मैंने आपको बता दिया। अफेजिया, अफेजिया क्या है, अफेजिया का मतलब ये है डू नॉट एक्सप्रेस ऑन सेल्फ और बाय स्पीच, बाय स्पीच, कहने का मतलब ये बंदा खुद के थॉट्स को भी क्या नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पाया है बाय द स्पीच, बोल के। अफेजिया का मतलब क्या है, बोल के भी ये अपने जो खुद के इसके थॉट्स हैं वो खुद के ये विचार भी नहीं रख पाता है, एक्सपोज नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दैट्स मीन अफेजिया। अग्नोशिया का मतलब क्या है, ट्रबल इन रिकॉग्नाइज, ट्रबल इन रिकॉग्नाइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट,
किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ये क्या नहीं कर सकता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कि भाई ये क्या चीज़ है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होना है, क्या आप जान जान पाना, तो कि ये क्या चीज़ है, ये हमेशा इसके क्वेश्चन ही बने रहेंगे, इसको कभी कुछ ऐसा रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाता है, ठीक है। ये सारे 5A जो हैं वो आपके फीचर्स किसके हैं, अल्जाइमर के, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। 5A's आर रिलेटेड टू सिम्टम्स अल्जाइमर डिजीज, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा, साथ साथ मूडीनेस, और इसमें आपको कोग्निशन इम्पेयरमेंट, मेमोरी इम्पेयरमेंट, पर्सनैलिटी इम्पेयरमेंट, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इसमें क्वेश्चन और बता देता हूँ, सन डाउनिंग सिंड्रोम भी आपको देखने को मिलेगा, सन डाउनिंग सिंड्रोम, ठीक है, सन डाउनिंग सिंड्रोम स्पेशली ये कब देखने को मिलता है, इवनिंग और नाइट में देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, स्पेशली इसमें इवनिंग और नाइट में आपको देखने को मिलता है सन डाउनिंग सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें सन डाउनिंग सिंड्रोम में आपको देखने को मिलेगा कि ये क्लाइंट जो है वो ड्राउसीनेस और कन्फ्यूजन्स भरा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सनडाउनिंग सिंड्रोम का मतलब हो गया कि क्लाइंट जो है वो कंफ्यूजन या फिर इसमें ड्राउसीनेस आपको देखने को मिलता है, स्पेशली कब देखने को मिलता है, इवनिंग और नाइट में, दैट्स मीन सनडाउनिंग सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा है अल्जाइमर प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्लियर हो गया है, अल्जाइमर का पेशेंट है जिसको मेमोरी इंपेयरमेंट भी दिख रहा है, कोग्निटिव इंपेयरमेंट भी दिख रहा है, जजमेंट भी इंपेयरमेंट दिख रहा है, सोशल इंटरेक्शंस वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, सोशल सिचुएशंस में एजिटेशन, और वो जब भी इनफेमिलियर पर्सन्स के साथ रहता है तो उसमें एजिटेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ आपका क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है इसको केयर करने के लिए, तो मेंटेन रूटीन एंड यूजुअल स्ट्रक्चर्स टू अडेयर द शेड्यूल। देखिए, मेंटेन रूटीन और यूजुअल स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए जो अडेयर कर सके शेड्यूल को। एंकरेज द क्लाइंट टू अटेंड ऑल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज टू द ऑन द यूनिट वेदर सी वॉन्ट्स टू और नॉट, अगर वो चाहे या ना चाहे लेकिन उसको स्ट्रक्चर एक्टिविटीज जो यूनिट में है वो सारी अटेंड करनी है, ऐसा एंकरेज करना है आपको। आस्क द क्लाइंट टू गो ऑन एक्टिविटी वंस, एक बार आप एक्टिविटी में जाइए, इफ सी गिव नो रेस्पॉन्स राइट अवे चेंज द क्वेश्चन अराउंड आस्किंग द सेम थिंग। अगर आपने किसी एक्टिविटी में उसको भेजा और उसने वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं तो आप दूसरे में उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करें। गिव द क्लाइंट 2 और 3 चॉइसेस टू डिसाइड व्हाट सी वांट, आप चॉइसेस दे रहे हैं इस क्लाइंट को, एल्जाइमर वाले को, कि आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि इस क्लाइंट का पहले ही जजमेंट जा चुका है, तो ये तो क्या ही चॉइस करेगा, इसके लिए क्या ही चॉइस रहने वाली है, इसको खुद की कोई चॉइस इसकी यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन से यहाँ पे गलत, ये ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो गया, गलत, ठीक है। थर्ड में देखिए, एक्टिविटी में आपने उसको एक बार भेजा, आस्क द क्लाइंट टू गो ऑन एक्टिविटी वंस, आप एक बार जाइए, इफ सी गिव नो रेस्पॉन्स, अगर वो नहीं रेस्पॉन्स देता राइट अवे तो चेंज कर दीजिए उस क्वेश्चन अराउंड। अगर आप इसको बार बार क्वेश्चन इस तरह से रिपीटिंग क्वेश्चन आप मारेंगे तो ये क्लाइंट किस में जाएगा, कंफ्यूजन में जाएगा, क्लाइंट किस में जाएगा, कंफ्यूजन में। ऑलरेडी ये पहले से ही क्या है, क्लाउडी सॉरी, जो इसका कोग्निशन है और जो इसका जजमेंट है ऑलरेडी क्या है, इम्पेयर। अगर आप बार बार इसको रिपीटेशन करेंगे कंफ्यूजन इसका इंक्रीज होगा और क्लाइंट किस में जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में, क्लाइंट किस में जाएगा, आपका फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। और क्लाइंट फ्रस्ट्रेट गया तो इसका मतलब है कि कोई एक्टिविटी उसकी कोई वैल्यूएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत, ठीक है। कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ क्लाइंट की कंडीशंस आपको पता है तो आप तुरंत निकालते जाओगे आंसर। फिर देखिए क्या है, एंकरेज द क्लाइंट, आपको सॉरी क्लाइंट को आप एंकरेज कर रहे हैं कि ऑल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज में वो देखे और जाए और यूनिट को अटेंड करे, वेदर सी वांट्स और नॉट। आप उसको क्या कह रहे हैं कि आप जाइए एवरी एक्टिविटीज में जाइए। अरे भाई, आपको पता है कि क्लाइंट किसका है, कोग्निटिव इंपेयरमेंट का है, ठीक है, कोग्निटिव इंपेयरमेंट का है। इस बंदे को आप ये कह रहे हैं कि आप हर एक्टिविटीज में जाइए, भैया हर एक्टिविटीज में नहीं जा सकता है, इसके लिए स्ट्रक्चर आपको इवेंट बनाना पड़ेगा जिसके लिए ये बंदा उससे अडेयर हो सके, उन एक्टिविटीज को ये मतलब कर सके, और करेगा तो इसके अंदर धीरे 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 वही चीजें फिर क्या होंगी, इसके डेवलप होंगे रूटीनली, वो फिर इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चराइज डिजाइन करना पड़ेगा जिससे ये क्लाइंट रेगुलरली उनसे क्या रह सके, टच में रह सके, और टच में रहेगा तो जाके इसका कोग्निशन जो इम्पेयरमेंट है, जो पर्सनैलिटी है, जो मेमोरी इंपेयरमेंट हुई है, वो इसकी धीरे 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 क्या होगी, क्लियर होगी। क्यों, रूटीनली ये उन चीजों को कर रहा है, रूटीनली इन चीजों को कर रहा है। अगर आप एवरी एक्टिविटीज में इसको भेजेंगे तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक्टिविटीज को ये एक बार रिपीट कर रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा है किसी और को, तो डिस्ट्रैक्ट होगा क्लाइंट, आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कौन सा वाला, बी। लेकिन पहला वाला जो ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट दिया है। देखिए, रूटीन एक्टिविटीज आपको मेंटेन करनी है और यूजुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और दोनों ही चीजें, रूटीन भी और आपका स्ट्रक्चर जो आपने यूजुअल रेडी किया है, वो दोनों कैसे होने चाहिए, अडेयर होने चाहिए टू शेड्यूल।
शेड्यूल के अडेयर होने चाहिए, ताकि क्लाइंट जब उन चीज़ों को फॉलो करे तो एकदम वो शेड्यूल वाइज चलती रहे। और वो शेड्यूल वाइज चलती रहेंगी तो क्लाइंट क्या नहीं होगा, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ना तो डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा एंड ना ही आपको क्लाइंट क्या नहीं देखने को मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन। और क्लाइंट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, शेड्यूल के अडेयर हो जाएगा, जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं कि क्लाइंट जो अल्जाइमर का है, जिसका मेमोरी इम्पेयर है, कोग्निशन इम्पेयरमेंट है, जजमेंट इम्पेयरमेंट है, वो क्लाइंट ऐसे शेड्यूल में फिक्स हो और रूटीनली और स्ट्रक्चर एक्टिविटीज को कंटिन्यू करता रहेगा। अगर करता रहेगा तो उसके अंदर मेंटेन होगा और वो फिर धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कंफर्टेबल। या फिर आप इसको बोल सकते हो उसकी कोग्निशन जो है वो इंप्रूव होने वाली है, मेमोरी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि वो चीज़ें उसके साथ बार बार हो रही है, तो मेमोरी भी उसकी क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। ठीक है, और इम्पेयरमेंट जो है वो उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हटता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव आप एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर तभी दे सकते हैं जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सा पता है कि अल्जाइमर का बंदा के साथ में ये सब चीजें हो रही हैं, तो हमें ऐसी ही चीजें देनी है तो इजीली वो क्या कर सके, अडेयर हो जाए। और इजीली वो अडेयर होगा तो ही आपका लेवल जो है प्रोग्रेसिव और प्रमोटिव जाएगा, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन से आपका क्या रहेगा, ये रहने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन का आपका लास्ट, एंड आप देंगे मुझे उसका कमेंट्स ऑप्शंस में। क्वेश्चन आपके लिए है ये, चलिए ये भी साइकेट्रिक के क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशंस के जितने भी साइकेट्रिक्स आपने क्लियर करे हैं वो आपके बहुत अच्छे लगे होंगे। कोशिश मैंने पूरी करी है, फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, द नर्स वर्किंग विद ए क्लाइंट आउट ऑफ द कंट्रोल शुड फॉलो ए मॉडल ऑफ इंटरवेंशन। ध्यान रखिए, नर्स जो है वो वर्किंग कर रही है ऐसे क्लाइंट के साथ जो कैसा है, आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल है, याद रखना है दिमाग में, आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे आपको फॉलो करना है एक ऐसा इंटरवेंशन जो आप इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करने वाले हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्लाइंट आपके पास आउट ऑफ कंट्रोल का है तो आप एज ए नर्स कौन से मॉडल ऑफ इंटरवेंशन को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है अप्रोच द क्लाइंट कॉन्टिनम ऑफ रेस्ट्रिक्टिव केयर। आप एक ऐसा कॉन्टिनम जो यूज करने वाले हैं जो रेस्ट्रिक्टिव करता है केयर को। ठीक है, अप्रोच द क्लाइंट ऑन कॉन्टिनम ऑफ रेस्ट्रिक्टिव केयर। ठीक है, और कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिलीवरी सिस्टम जिसमें हेल्थ केयर जो है अपन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। चैलेंज द क्लाइंट बिहेवियर इमीडिएटली विद स्टेप्स टू प्रिवेंट इंजुरी टू सेल्फ और अदर्स। चैलेंज कर रहे हो आप बिहेवियर को इमीडिएटली, स्टेप्स टू प्रिवेंट इंजुरी और सेल्फ और अदर्स। आप चैलेंज कर रहे हो इस बिहेवियर को, जो क्लाइंट आपका आउट ऑफ कंट्रोल है। लीव द एग्रेसिव क्लाइंट टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू टेक अनदर क्लाइंट अवे। ठीक है, क्लाइंट को आप अकेला छोड़ के और बाकी क्लाइंट्सों को आप बाहर ले जा रहे हैं। टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ अदर क्लाइंट्स प्लेस द क्लाइंट इन सेक्लूजन इमीडिएटली व्हेन इन बिगिन शाउटिंग। आप सारे क्लाइंट्स को सेफ एयर करके उस क्लाइंट को आप किसमें जा रहे हैं, सेक्लूजन में लेके जा रहे हैं, चाहे वो कितना ही शाउटिंग करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट्स, इस क्लाइंट के साथ आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आए, और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर आप करना ना भूलें। वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नॉर्थ से रिलेटेड देखिए सेशंस जो हैं वो हमने 2 या 3 दिन के गैप में डाले हैं। उसके रीजंस ये हैं कि क्लासेस जो हैं वो मतलब प्रिपेयर्ड और मतलब रिकॉर्ड हो जाती हैं, देन उसके बाद लेकिन शेड्यूल ऑफ कभी नेटवर्क का इशू है, कभी और भी बहुत से इश्यूज होते हैं। दैन इसकी वजह से जो आपका वीडियो है वो रेगुलर बेसिस पे हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपकी डलती जाए और आप पढ़ें। ठीक है, एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक ही आ गया है, और हमारी कोशिश भी रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कंटेंट दे सकें। तो नेक्स्ट सेशंस में फिर मिलेंगे, नए क्वेश्चंस, नए सीरीज़, नए आपके एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।